चलो पिछले क्लास में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स देख रहे थे, जो कि चैप्टर नंबर 4 था। हम लोग के पास जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर है पढ़ना, ठीक है, जिसमें से हम लोग को चैप्टर नंबर 1 से 5 तक चलते, जिसमें से पहले ही बता देना चाह रहे थे क्योंकि बहुत लोग नए थे तो बहुत लोग का फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पाता था कि किस तरह से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए अगर डायरेक्टली हम लैंग्वेज वाला चैप्टर को स्टार्ट कर देते तो उसमें क्या होता है, बहुत लोग जाकर के कंफ्यूज हो जाते हैं और पढ़ना ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा बोरिंग टाइप से लगने लगता है। हालांकि हम पढ़ाते पूरा है, समझाते हर टॉपिक है, लेकिन फिर भी देखे हैं पिछले 2 साल में हम देखे कि अक्सर स्टूडेंट सब जाकर के यहाँ पे बोरिंग फील करने लगता है। तो इसके वजह से हम चैप्टर नंबर कौन सा स्टार्ट किए, 4th। इसलिए क्योंकि यहाँ पे थ्योरी पोर्शन न के बराबर था, सिर्फ था भी तो बहुत ही कम था, 4 या 5 हम लोग को डेफिनेशन टाइप से था। इसलिए सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 4 का स्टार्ट किए। अगर हम लोग सिलेबस की बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, तो जो 5 चैप्टर पढ़ना है वो 5 चैप्टर हम लोग को पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग को सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है, 2024 से ही। तो इसमें क्या है कि जो सबसे पहला था उसका चैप्टर का नाम था सॉलिड स्टेट। क्या था? सॉलिड स्टेट, जिसको चैप्टर से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर है वो है हम लोग को सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन, जिसको हम लोग को पढ़ना है। तीसरा चैप्टर जब जाएंगे तब हम लोग को होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको भी हम लोग को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद 4th जो चैप्टर होता है वो होता है केमिकल काइनेटिक्स। क्या होता है? केमिकल काइनेटिक्स, जिसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो 5th चैप्टर था इसमें हम लोग को था सरफेस केमिस्ट्री, जो कि इसको भी पढ़ना नहीं है। मतलब सर जब फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे तो सिर्फ कितना चैप्टर पढ़ना है, 3 चैप्टर। इसी से हम लोग को बहुत ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। जैसे कि बात करते हैं हम लोग इसका केमिकल काइनेटिक्स का, तो इसको बनाया गया था स्टार्टिंग के टाइम में 5 नंबर का। कितना नंबर का? 5 नंबर का। लेकिन अब जब देखा जा रहा है एग्जाम में, क्योंकि चैप्टर तो कम हो गया और एग्जाम में देखा गया इससे क्वेश्चन, तो हम लोग को लगभग 12 नंबर से लेकर के 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसको तो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, टेस्ट भी ले चुके हैं, समझ में आ गया है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व करा चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग को अनुमान हो चुका है कि हाँ सर इसकी तैयारी आखिर कैसे करना है। बस इसका एक ही हो सकता है, जितना बार रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर किसी भी चीज़ में, किसी भी टॉपिक में अगर दिक्कत होता है तो वीडियो तुम्हारे सामने अवेलेबल है, उसको जाना हर दिन, जैसे कि रिवाइज करोगे 10 मिनट करो, 20 मिनट करो, लेकिन डेली प्रत्येक चैप्टर को जरूर जाकर के रिवीजन करोगे। और नहीं तो जैसे जैसे दिन बीतते जाएगा पूरा अंधेरा छाया जाएगा, मतलब कि जो भी कंसेप्ट है जिसमें हम लोग बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़े थे वो पूरा धुंधलापन दिखने लगेगा। इसलिए प्रयास करना कि हर दिन कम से कम एक एक क्वेश्चन क्यों ना बनाओ, लेकिन बनाने की प्रयास करना। वैसे होगा क्या कि अभी तुम लोग के सामने प्रेशर ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग को मंथ बीतते जाएगा तो हम लोग को 1 चैप्टर से 2 चैप्टर ऐड हो जाएगा, 2 से 3 चैप्टर ऐड हो जाएगा। तो फिर से जब हम लोग रिवीजन करने के लिए बैठेंगे तो अच्छा से नहीं कर पाएंगे और उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा। और अभी से अगर धीरे धीरे करते जाओगे तो कभी भी टेस्ट अगर अचानक ले भी लेते हैं तो वहाँ पे घबराहट नहीं होगा। तो यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स में सारा कुछ हम बता चुके हैं कि किस तरह का सवाल पूछता है कि नहीं पूछता है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या चीज, सॉल्यूशन चैप्टर। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे थ्योरी पोर्शन बहुत ही ज्यादा है और यहाँ से हम लोग को थ्योरी पोर्शन ही हम लोग को पूछा जाता है, जिसमें से भी सिलेबस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या चीज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये भी हम लोग को थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन होता है, यहाँ पे कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल करके बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा हम लोग को, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं जो पहला चैप्टर था सॉलिड स्टेट, तो अब वो तो हट गया, तब हमारे लिए पहला चैप्टर क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन चैप्टर। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या था, सॉल्यूशन, जो कि फुल मार्क्स पहले पूछा जाता था 5 नंबर का। कितना था? 5 नंबर का। लेकिन इसमें भी अब क्या हो गया, 5 नंबर हट करके यहां से भी लगभग 10 से लेकर के 12 नंबर का सवाल पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है? 8 से लेकर के 12 नंबर का सवाल। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस में कि किस तरह का क्वेश्चन वहां पे सेट कर रहा है। कभी 12 नंबर का पूछ देगा, कभी 10 भी पूछ सकता है, कभी 8 भी पूछ सकता है। ज्यादातर यहां से जो क्वेश्चंस पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में वो पूछा जाता है एमसीक्यू। क्या पूछा जाता है? एमसीक्यू। जैसे कि हर चैप्टर का अलग अलग यहाँ पे रोल यहाँ पे प्ले होगा। जैसे इस चैप्टर की बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, कहाँ कहाँ से हम लोग को पूछा जाता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 4 सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना सेक्शन में? 4 सेक्शन में, A, B, C और D।
पहला वाला जो सेक्शन रहता है इसमें हम लोग को एमसीक्यू रहता है। क्या रहता है? एमसीक्यू। तो यहाँ जो सवाल पूछा जाता है वो सॉल्यूशन से भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। अगर बोला जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो सॉल्यूशन चैप्टर का दिखेगा वो कहाँ दिखेगा? एमसीक्यू में। उसके बाद ये जो सेक्शन नंबर बी होता है जहां पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है, तो यहाँ पे ज्यादातर देखने को नहीं मिलता, कभी कभी मिल भी जाता है। जैसे डेफिनेशन वगैरह पूछ देता है कि मोलैरिटी का डेफिनेशन क्या है, पीपीएम क्या है, या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो यहाँ से भी कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ज्यादातर कहाँ पूछे जाते हैं? एमसीक्यू में। तो इसका दोनों जगह चांस है 1 नंबर का क्वेश्चन में। उसके बाद रहा बात 3 पोर्शन में, मतलब 3 मार्क्स का जो सेक्शन सी होता है, यहाँ भी कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट में देखा जाए 2-3 साल के अंदर, तो यहाँ पे 3 मार्क्स का सवाल यहाँ से गैप कर दिया। इसे सॉल्यूशन चैप्टर से सिर्फ कहाँ पूछा जा रहा है? 1 मार्क्स में। इधर उसका जगह ही नहीं दिया जा रहा है। लेकिन पहले की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को लैंग्वेज पूछा जाता था। क्या पूछा जाता था? लैंग्वेज। कभी डेरिवेशन, कभी इसका छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी दे देता था कंसंट्रेशन टर्म से। इससे एक हम लोग को लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है 5 नंबर में। ये कभी कभी दिख जाता है, कभी कभी नहीं भी दिखता है। ज्यादातर जैसे 5 मार्क्स की बात करते हैं तो हम लोग को 2 चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स। यहाँ से 5 नंबर का सवाल पक्का रहता है। उसके बाद 5 नंबर का जो सवाल रहता है वो रहता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। किसका रहता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब वो डिपेंड करता है कि अगर मास्टर सेट करना चाहता है तो वो सॉल्यूशन से भी सेट कर सकता है, और नहीं तो नहीं भी कर सकता है। लेकिन पहले का एग्जाम देखोगे प्रीवियस ईयर्स में, जैसे कि 2020 से अगर उठा करके देख लो, पीछे जितना भी देखोगे 2006 तक चले जाओ, तो अधिकांश देखोगे तो सॉल्यूशन चैप्टर से एक 5 नंबर का क्वेश्चन रहता था। बात को समझ रहे हो? या तो फिर वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज रहता था, या तो फिर वो कंसंट्रेशन टर्म से रहता था। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन को सेट कर रहा है। तो इसका जगह हर एक पोर्शन में देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी अगर ज्यादातर देखा जाता है तो वो कहाँ देखा जा रहा है? सेक्शन ए और सेक्शन बी में। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। खैर हम लोग को टेंशन नहीं लेना है कि सर कौन सा कितना नंबर का पूछेगा। हम लोग को टारगेट रखना है कि हाँ सर 8 से 12 नंबर का अगर इससे सवाल पूछेगा, चाहे वो 1 मार्क्स में पूछे, चाहे 3 मार्क्स में पूछे, या फिर 5 मार्क्स में, हम लोग से सारा कुछ बन जाना चाहिए। बात को समझ रहे हो? और वो सारा कुछ हम लोग को कवर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग हर एक टॉपिक को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। सिलेबस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ ऊपर जो मेन टॉपिक है उसको यहाँ पे लिखा गया, बाकी इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक है। जब हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके साथ साथ वो सारा कुछ हम लोग कवर करते चले जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। क्या चीज देखेंगे? इंट्रोडक्शन। जैसे कि चैप्टर का नाम ही हम लोग को क्या चाहिए? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, किसको सॉल्यूशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर सॉल्यूशन का भी टाइप होता है। सॉल्यूशन का भी क्या होता है? टाइप। जैसे क्लास 9th में पढ़े होगे विलियन। क्या पढ़े हो? विलियन। तो विलियन, सिर्फ विलियन के बारे में जानते थे, लेकिन वो विलियन का भी क्या है? 9 टाइप है। कितना है? 9 टाइप। तो हम लोग देखेंगे बहुत सारा, जैसे कि हम लोग देखेंगे सॉलिड इन सॉलिड हम लोग को सॉल्यूशन, फिर देखेंगे सॉलिड इन लिक्विड, फिर देखेंगे सॉलिड इन गैस। उसी प्रकार से चलेगा लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन सॉलिड। उसी प्रकार से टोटल मिला करके कितने सॉल्यूशन पढ़ना है? 9 सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एक करके चर्चा करेंगे ही। उसके बाद हम लोग को क्लास 11 का सिलेबस को फिर से पढ़ना पड़ता है, इसलिए क्योंकि हमें जरूरत पड़ता है कहाँ पे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। हम लोग का ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है कहने का मतलब 12 का सिलेबस का ये टॉपिक हम लोग को नहीं रहता है, लेकिन फिर से हम लोग को पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 11th में अच्छा से पढ़े हुए नहीं रहते हैं। तो ये सब जब तक कंप्लीट नहीं रहेगा तब तक ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कवर नहीं कर पाओगे। यहाँ पे समझ तो जाओगे, लेकिन जब न्यूमेरिकल की बात होगा यहीं से 5 नंबर का सवाल पूछता है तो थोड़ा बड़ा बनता है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म का हम लोग को ज़्यादातर यूज होता है, जैसे कि मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलैलिटी सब हो गया, मोलैरिटी सब, तो ये सब को हम लोग यूज होते रहेगा। तो बिना पढ़े हुए इसको तो यूज कर नहीं सकते, इसलिए हम लोग को कंसंट्रेशन टर्म को फिर से पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ से भी सवाल हम लोग को न्यूमेरिकल में पूछ देता है, कभी 1 मार्क्स का, कभी 3 मार्क्स में चला जाता है, कभी कभी यहाँ से डिफिनेशन भी पूछ देता है 1 मार्क्स का। तो क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे? तो पहला जैसे 11th में थोड़ा थोड़ा तो जानते ही होंगे, हम लोग को होता था मास परसेंटेज। क्या होता था? मास परसेंटेज, जिसको बोलते थे मास बाई मास परसेंटेज, जिसको डिनोट करते थे W बाई W परसेंटेज। इसको पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे मास बाई वॉल्यूम, फिर पढ़ेंगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, पीपीएम पढ़ेंगे, पीपीबी पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, मोलैरिटी पढ़ेंगे, मोलैलिटी पढ़ेंगे, नॉर्मैलिटी पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये है हम लोग को कितना नॉर्मल, मतलब कि कंसंट्रेशन टर्म। उसके बाद जो मेन है, जो इस चैप्टर के लिए हमें पढ़ना था, वो क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसी में हम लोग को ज्यादा समय लगने वाला है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हम लोग को कितना है? तो 4 टाइप का कोलिगेटिव
प्रॉपर्टी होता है। पहला देखेंगे तो रहता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसे पढ़ने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर क्या होता है, कैसे होता है कि नहीं होता है, प्रेशर को कैसे मेजरमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड बहुत सारा सवाल पूछता है। तो उसके बाद हम लोग कदम रखेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर उसी तरह से यहाँ पे अगर टॉपिक का नाम ही है क्या चाहिए बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे पहले समझेंगे कि आखिर बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो पहले बॉइलिंग पॉइंट को जानेंगे, फिर हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं कुकर वगैरह में। जैसे एक लैब एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहते हैं। जैसे खाना तो सब लोग बनाया होगा, अब इसमें भेदभाव नहीं कि लड़का नहीं बनाता है लड़की बनाती है सिर्फ, क्योंकि हम खुदे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुम लोग घर में भी देखा होगा कि कभी अगर हम लोग सब्जी वगैरह बनाते हैं, क्या चीज बनाते हैं, सब्जी वगैरह, तो दो तरह से मान के चलो। इधर हम एक कड़ाही ले लेते हैं, क्या चीज ले लेते हैं, कड़ाही। अब उतना अच्छा हम पेंटिंग नहीं बना पाते, लेकिन फिर भी समझ जाना कि यह हम लोग को कड़ाही, क्या है, कड़ाही। उसके बाद यहाँ पे हम एक कुकर ले लेते हैं, क्या चीज ले लेते हैं, कुकर। ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कभी भी हम लोग खाना पकाने जाते हैं या तो फिर हम लोग देखते हैं सब्जी वगैरह कहीं ले लो, तो अगर यदि सेम चीज अगर मान के चलो यहाँ पे अभी हम लोग आलू का सब्जी बनाने जा रहे हैं, यहाँ पर भी हम लोग आलू का सब्जी बनाने जा रहे हैं, वही चीज, क्योंकि देखो जो यहाँ पे मटेरियल डालेंगे वही तो यहाँ पर भी मटेरियल डालते हैं। लेकिन जब हम लोग कढ़ाई की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर खाना पकाने जाते हैं बहुत ज्यादा समय लग जाता है, यहाँ पे क्या लगता है, बहुत कम। अगर ये हम लोग को 30 मिनट ले रहा है तो इसको पता चलेगा ये 10 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है, ये तो लाइव एग्जांपल है। तो यहाँ से फिर हम लोग रीजन जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब कुकर का प्रयोग करते थे इसमें जल्दी खाना बन जाता था, क्यों बनता है भाई, मटेरियल तो सारा कुछ सेम है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आलू कम डाले और यहाँ पे ज्यादा डाल दिए, या फिर यहाँ पे अगर जल्दी बन रहा है तो यहाँ पे आलूवा कम ही होगा, क्या ऐसा होता है क्या, या फिर नमक कम होगा, ऐसा नहीं। जो यहाँ पे क्वांटिटी में हम लोग डाल रहे थे वही क्वांटिटी में यहाँ पर भी डालते हैं, लेकिन देखने में क्या रिजल्ट मिलता है, यहाँ पे लेट से खाना बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जल्दी खाना बनता है। उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल हम लोग लेकर के चलते हैं। जैसे हम लोग दो जगह हम लोग खाना, तीन जगह खाना बना करके देखते हैं। अगर मान के चलो एक रहेगा कि मान के चलो कहीं पे हम लोग चल गए हिमालय वगैरह इस सब में, तो एक बार वहां पे हम खाना बना रहे हैं। एक तो अभी जहां पे है धरातल पे यहाँ पे खाना बनाएंगे, और एक होगा कि जब हम लोग समुद्री तल के अंदर चले जाए, मतलब मान के चलो गुफा उफा हम लोग खोद लिए, उसमें जाकर के हम लोग क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। तो अगर यहाँ पर देखेंगे सेम चीज, अगर मान के चलो यहाँ पे कुकर में बनाना है, यहाँ पर भी कुकर में बनाओ, यहाँ पर भी कुकर में बनाओ, या तो फिर अगर यहाँ पे कढ़ाई बना रहा है, यहाँ पर भी कढ़ाई बनाओ, यहाँ पर भी कढ़ाई बनाओ। जैसा यहाँ पे डाल रहे हो सेम क्वांटिटी में सब कुछ, पानी वगैरह सब्जी वगैरह सब कुछ सेम डालोगे, फिर भी जब यहाँ पे समय मेजर किया जाएगा तीनों अलग अलग रहेगा। तीनों क्या रहेगा, अलग अलग। तो सर कहानी क्या है सर, यहाँ पर भी हम गैस लगाए हुए हैं, यहाँ पर भी गैस लगाए हैं, यहाँ पर भी गैस, जितना यहाँ पे हम लोग फ्लेम को बढ़ा के रखे हैं उतना ही यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। लेकिन तीनों में आखिर खाना हम लोग को लेट से क्यों बन रहा है। जैसे मानकर चलो किसी में जल्दी बन रहा है, किसी में लेट से बन रहा है, किसी में बनिए नहीं रहा है, तो सर इस तरह से काहे घटना घट रहा है। तो इसके पीछे बहुत सारा हम लोग को फैक्ट को जानना है, जिसके लिए हम लोग को कौन बताता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पढ़ना हम लोग को वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर बहुत सारा रोल करता है। उसी प्रकार जैसे फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि देखो एग्जांपल से हम लोग को पूरा समझना है। तुम लोग देखा होगा कि घर में तो फ्रिज होगा ही, नहीं होगा तो दुकान उकान में देखा ही होगा। अब देखो होता क्या है कि अभी भी 2 गिलास ले लो, ठीक है, डिस्पोजल वाला ही ले लेगा, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर भी देखो जितना क्वांटिटी में यहाँ पे पानी डालोगे उतना ही क्वांटिटी में यहाँ पर भी क्या करो, पानी डालो। दोनों को भी फ्रीज करने जाओगे तो दोनों सेम टाइम में क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे दोनों तो सेम ही चीज है। जैसे यहाँ पे मान के चलो ये अगर 10 मिनट ले रहा है तो ये भी कितना लगेगा, 10 मिनट। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे सिर्फ हम लोग को पानी था, वही पानी यहाँ पर भी है, लेकिन अगर इसमें हम नमक डाल दे, क्या डाल दे, नमक, तो जैसे यहाँ पे नमक डालेंगे अब इसको फ्रीज करके देखेंगे, फ्रीज जल्दी होगा ही नहीं, फ्रीज जल्दी होगा ही नहीं। तो सर इसके पीछे रीजन क्या हो गया सर, अभी तो पनिया उतने हैं, यहाँ पर भी पानी क्या है, वही है, लेकिन जैसे इसमें हम क्या किए, सिर्फ नमक ऐड कर दिए, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट ही सब है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। तो सर यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे कि इसको जमने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ये जल्दी जम जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब ये सब हम लोग जानेंगे इसके पीछे क्या रीजन होता है कि नहीं होता है। इसमें हम लोग 3 फैक्टर को जानेंगे। पहला देखेंगे वेपर प्रेशर का कहानी, दूसरा देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट का, और तीसरा देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट का। क्या कुछ समझ में आया कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं सब।
उसके बाद अभी समझ में आ गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहला जो पढ़ना है वो रहेगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड पढ़ना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बोलो या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लिखो। फिर हम लोग को पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का कहानी यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। जैसे कि इधर देखो, जैसे कि तुम लोग देखा होगा अभी जैसे ऊपर भी जाओगे छत पे तो पानी रखा हुआ है। उस पानी में देखा होगा कि जब वो गाड़ी आता है, क्या चीज आता है, गाड़ी जो पहुंचाने वाला, उसका देखोगे गाड़ी में कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ रहता है, जैसे सैनिक आरओ। कभी गौर किए हो? कभी देखना, और नहीं तो अब देखना जैसे गाड़ी उड़ी आता है, जैसे अभी भी आया होगा पानी पहुंचाने के लिए, तो उसमें देखना कि गाड़ी में कहीं कहीं तो कुछ लिखा होगा। जैसे मान के चलो कोई भी दुकान रहता है, जनरल स्टोर ये सब, तो उसके पहले लिखा था मोनिका जनरल स्टोर, साहिल जनरल स्टोर। उसी प्रकार से देखोगे तो जितना भी पानी वाला कहानी रहता है उन लोग लिखता है RO। क्या लिखता है? RO। ये इसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका क्या कहानी होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसका हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर में। कहाँ पढ़ेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर में। अब ये होता क्या है कि जैसे कि रिवर्स ऑस्मोसिस एक प्रक्रिया होता है जिसके माध्यम से हम लोग जल को क्या करते हैं, पानी वगैरह को शुद्ध करते हैं। कैसे करते हैं? शुद्ध करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। जैसे कि देखा होगा बहुत जगह तुम लोग सुना होगा कि वहाँ पे कहीं पे हम लोग को तालाब वगैरह था, वही तालाब का पानी हम लोग को सप्लाई होता है, सप्लाई होता है और उसको पीता भी है नॉर्मली। बहुत जगह ऐसा भी होता है कि नाला का पानी भी सप्लाई करके वहां पे पिया जा रहा है। तो वो जो सप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहा जाता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि कभी भी जैसे समुद्र का पानी ये सब भी हो गया, उसको भी प्यूरिफाई करके पी रहा है, तो उसको कैसे पी रहा है वो सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ पे? ऑस्मोटिक प्रेशर के अंतर्गत एक टॉपिक आएगा, एक रहेगा ऑस्मोसिस, एक रहेगा रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का प्रक्रिया जानने के बाद फिर उसमें जानेंगे कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, कैसे प्रक्रिया होता है, और इसी का प्रोसेस अपना करके जितनी भी अभी तक प्रोसेस हो रहा है, चाहे कुछ भी देख लो, घर में भी अगर फिल्टर ये सब होगा पानी वगैरह वाला, तो उसमें भी सेम प्रोसेस होता है। किसका? रिवर्स ऑस्मोसिस का। इसलिए अब जाकर के ऑब्जर्व करके देखना, गाड़ी में लिखा रहता है क्या चीज? RO। तो इसका मतलब तब तक हमें समझ में नहीं आया था जब तक हम 12th पास आउट नहीं हो गए थे। 12th पढ़ लिए, जब सॉल्यूशन के बारे में पूरा देखे थे तब समझ में आया था, अच्छा उन लोग गड़िया में क्यों लिखता है, इसलिए क्योंकि वहां पे प्रोसेस क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। उसी प्रकार से हम लोग जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चारों पढ़ेंगे, अब इसमें कुछ कुछ कमियां देखने को मिलेगा। जब हम लोग यहाँ पे दो वैल्यू देखते हैं, एक देखते हैं थियोरिटिकल और एक देखते हैं प्रैक्टिकल। तो जब हम लोग देखने गए थियोरिटिकल वैल्यू और देखने गए हम लोग प्रैक्टिकल वैल्यू, तो दोनों का डाटा हम लोग को सेम मिलने नहीं लगा। बहुत जगह ऐसा होने लगा जहाँ पे ये दोनों का वैल्यू क्या होने लगा? अलग अलग। तो फिर तो मामला बिगड़ गया, और मामला बिगड़ गया तो अब यहाँ पे बात ऐसा उठ गया कि अब किसका बात माने। थ्योरी वाला पोर्शन के, जैसे हम लोग थियोरिटिकल कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह को सॉल्व कर रहे थे, तो उसके माध्यम जो हम लोग को आंसर आ रहा है या फिर जो प्रैक्टिकल करने के बाद आंसर आ रहा है, तो वो दोनों बात में से किसका बात को माने। अगर तुम्ही लोग से अगर सवाल पूछेंगे कि मान के चलो दो हम डाटा यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे कोई भी एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट बता दिया कि इस वाला जो प्रोसेस है, प्रोसेस को अगर इस माध्यम से, इस फॉर्मूला से अगर पुट करोगे तो आंसर उतना ही आएगा। लेकिन जब हम लोग गए, ये हम लोग को A है और ये हम लोग को B है, ये हम यहाँ पे करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट की मदद से। किससे करने जा रहे हैं? एक्सपेरिमेंट की मदद से। और ये जो हम लोग कर रहे हैं वो थियोरिटिकल की मदद से कर रहे हैं। किसके मदद से? थियोरिटिकल। अब बात के यहाँ पे ऐसा आ गया कि अगर इसका वैल्यू मान के चलो 10 आ गया, इसका वैल्यू आ गया 8। अब बताओ तुम किसका वैल्यू मानोगे? एक्सपेरिमेंटल वाला का, या फिर किसके साथ जाओगे? थियोरिटिकल के साथ, एक्सपेरिमेंटल के साथ। क्योंकि सर अगर हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं ना, तो साइंस कहने का मतलब जब एक्सपेरिमेंट होता है तभी थ्योरी आता है। क्या पहले थ्योरी आता है तब एक्सपेरिमेंट होता है क्या? नहीं, क्योंकि जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं होगा तब तक हम लोग थ्योरी पोर्शन लिख नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा था कि जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे थियोरिटिकल माध्यम से, तो यहाँ पे वैल्यू कुछ और आने लगा था और यहाँ पे कुछ और वैल्यू आने लगा था। अब तो बात गड़बड़ हो गया। अब सवाल पूछने लगा लोग कि किसका वैल्यू हम लोग लेकर के चले, तो वो बोल दिया कि हमें तो एक्सपेरिमेंटल ही लेना पड़ेगा क्योंकि यही तो फैक्ट है। अब क्या हुआ, क्या थियोरिटिकल वैल्यू को हम लोग हटा देंगे क्या? नहीं। फिर से एक साइंटिस्ट आया,
तो वहां से एक कंसेप्ट आता है वांट ऑफ फैक्टर का। किसका आता है? वांट ऑफ फैक्टर, जिसको हम लोग आयोटा से दिखाते हैं, आई से। किससे दिखाते हैं? आई से। अब वहां से हम लोग आई का वैल्यू निकालेंगे और यही आई का वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें? थ्योरेटिकल में। तो जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे वो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा? इक्वल। तो उसी को कंसेप्ट को पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे थोड़ा सा एरर आ जाएगा, वही एरर को सिर्फ कौन सुधारेगा? आई। कि सिर्फ आई से मल्टीप्लाई करते सारा कहानी सेम हो जाता। उसके बाद और भी सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो सॉल्यूशन पे दो तरह का हम लोग देखेंगे। एक देखेंगे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन और एक देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी दो टाइप होता है, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है नेगेटिव डेविएशन। तो ये चीज यहाँ पे लिखा है नहीं, जब हम यहाँ पे एबनॉर्मल इस सब का बात करेंगे उसके बाद ऑटोमेटिक हम लोग सिलेबस में इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं, एक मिनट सर, उसके बाद हम लोग देखेंगे हेनरीज लॉ। क्या चीज देखेंगे? हेनरीज लॉ। अब ये जो हेनरीज लॉ होता है ये हम लोग गैस इन लिक्विड के बारे में बात करेंगे, मतलब लिक्विड इन गैस के बारे में। जैसे तुम लोग देखा होगा कोको कोला, ये सब क्या चीज देखा होगा? कोको कोला हो गया, स्प्राइट वगैरह हो गया, तो वो सब आखिर कैसे उसमें मिक्स किया गया है ये सब कहाँ हम लोग को पता चलेगा? हेनरीज लॉ। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का एक टर्म्स आएगा, उस सॉल्युबिलिटी के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे और भी इसके अंतर्गत हम लोग को टॉपिक आएगा, वो सारा कुछ ये मेन टॉपिक है, इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ने वाले हैं। तो चलो पहले अभी सिलेबस को लिख लो, उसके बाद फिर हम लोग एक एक पॉइंट को चर्चा करेंगे। चलो अब हम लोग चलते हैं सिलेबस में। सबसे पहले लिखा क्या हुआ था? इंट्रोडक्शन लिखा हुआ था। इसका मतलब सर ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर के बारे में समझाइए कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। जैसे सबसे पहले देखो चैप्टर का नाम ही क्या है? सॉल्यूशन। अब हमें जानना है कि सॉल्यूशन आखिर बोलते किसको है? सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? कोई इसमें से बीच में से उठ करके बता सकते हो कि सॉल्यूशन का डिफाइन कैसे करेंगे? क्लास 9th का ही सिलेबस है भाई, पहले भी तुम लोग पढ़ चुका है। हिंदी मीडियम वाला पढ़ा था विलियन। क्या पढ़ा था? विलियन। तो कोई बताओ कि विलियन क्या होता है? इंग्लिश मीडियम वाला बताओ कि सॉल्यूशन क्या होता है। ये जरूरी नहीं है कि तुम पूरा इंग्लिश में ही बोल दो, सिर्फ समझा देना है कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। और कोई बोलो? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलने से बनता है। और गर्ल्स में 9th क्लास पढ़े हो ना, वहाँ पे तो पढ़ाया गया था विले, विलायक, विलियन। देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग मिश्रण। क्या चीज करते हैं? बात मिश्रण का, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। जैसे कि तुम लोग देखा होगा, मिक्सचर का नाम है मिक्सचर, है कि ना? मिक्सचर क्यों उसको बोला गया? इसलिए सर क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज एक ही चीज में काचे कर दिया गया, मिला दिया गया। उसी प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं खिचड़ी। क्या चीज बोल सकता है? खिचड़ी। उसको भी बनाते जाते हैं सर, कोई कोई आलू डाल देता है, मटर डाल देता है, दाल डालता है, चावल डालता है और भी बहुत कुछ डालता है। तो वो सभी क्या होता है, कभी भी हम लोग दो, कितना ध्यान से सुनते जाओ, कभी भी हम लोग किसी चीज में दो या दो से अधिक चीजों का मिक्स करते हैं तो उससे बनने वाला जो चीज बनता है उसी को बोलते हैं क्या चीज? मिक्सचर। उसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर। अब मिक्सचर भी हम लोग एक तरह से सॉल्यूशन का ही टाइप है। क्या है? सॉल्यूशन का ही टाइप है। लेकिन कोई भी मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन नहीं बोल सकते हैं, ऐसा नहीं। सॉल्यूशन में भी हम लोग क्या करते हैं? दो या दो से अधिक सब्सटेंस को यहाँ पर भी मिक्स करते हैं। क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। मतलब एक तरह से सर जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन भी तो एक तरह से क्या है? मिक्सचर ही है। तो क्या मिक्सचर ही हम लोग को सॉल्यूशन होगा क्या? नहीं। सॉल्यूशन है वो मिक्सचर हो सकता है, जो सॉल्यूशन है वो मिक्सचर हो सकता है, लेकिन मिक्सचर हम लोग को सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कभी भी अगर हम लोग सॉल्यूशन को डिफाइन करना चाहे तो इसको बोलेंगे कि सर दो या दो से अधिक सब्सटेंस को हम लोग क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। लेकिन वो जो मिक्सचर जो हम लोग को बनता है उसके लिए एक कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। सबसे पहला हम लोग इस वर्ड को जानेंगे कि ये होमोजीनियस मिक्सचर आखिर होता क्या है। जैसे अभी भी समझो,
अभी क्या बताए, सॉल्यूशन हम लोग देखते थे कि इसमें दो या दो से अधिक चीजों को मिक्स करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। अगर हम लोग मिक्सचर की बात करेंगे तो मिक्सचर हम लोग को सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। हम मानते हैं कि सॉल्यूशन भी एक तरह का क्या है, मिक्सचर है, लेकिन सॉल्यूशन कहलाने के लिए उसके लिए एक कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, क्या चीज, होमोजीनियस। मतलब वैसा मिश्रण जो हर एक जगह क्या हो, होमोजीनियस हो। होमोजीनियस कहने का मतलब होता है एक समान। इसका मतलब क्या होता है, एक समान। एक समान कहने का मतलब अगर हम लोग विलियन बनाते हैं, हम लोग अगर सॉल्यूशन बनाते हैं, मान कर चलो एक बीकर हम लोग ले लिए, ठीक है, इसमें अगर हम लोग पानी वगैरह डिजोल्व करते हैं, नींबू वगैरह अगर डिजोल्व करते हैं, तो इसका कंसंट्रेशन वगैरह की अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे कि इसकी सांद्रता ही सबका बात करेंगे, जितना यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पर भी होगा, उतना ही यहाँ पर भी होगा, उतना ही यहाँ पर भी होगा, उतना ही यहाँ पर भी होगा। मतलब हर जगह, जैसे यहाँ पे मिक्सचर तो कर रहे, किसका किसका मिक्सचर कर रहे, मान के चलो हम लोग नींबू का किए, किसका किए, नींबू का, और यहाँ पे हम लोग मिलाएं क्या चाहिए, वाटर। तो क्या हम लोग यहाँ पर भी मिक्स कर रहे हैं, मिक्स तो कर रहे हैं। क्या ये भी मिक्सचर का एग्जाम्पल है, हाँ सर बिल्कुल है। लेकिन अगर घर में जाकर के नींबू पानी बनाओगे तो ऐसा क्या वहाँ पे ऑब्जर्व किए हो कि ऊपर थोड़ा कम खट्टा लग रहा है, नीचे ज़्यादा खट्टा लग रहा है, या तो फिर यहाँ पे कुछ कम गाढ़ा दिख रहा है, नीचे गाढ़ा दिख रहा है, क्या ऐसा कभी ऑब्जर्व किए हो क्या, नहीं। मतलब जब हम लोग क्या करते हैं, नींबू पानी को इसमें घोलते हैं, तो सर घोलने के बाद सभी जगह एक समान घुला हुआ रहता है, क्या रहता है, एक समान घुला हुआ रहता है। लेकिन एक अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेकर के बताना चाहे, जैसे कि फिर से हम लोग यहाँ पे पानी मिला दे, क्या चीज मिला दे, पानी। अब इसमें ऊपर से हम मिट्टी डाल दे, क्या चीज डाल दे, मिट्टी। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, जब यहाँ पे मिट्टी डालेंगे इस पानी में, उसको फिर घोलेंगे, घोलने के बाद अभी तुम देखोगे तो एक तरह से फिर से तुम बोल सकते हो कि हाँ सर ये क्या है, सॉल्यूशन, ये क्या है, सॉल्यूशन। लेकिन जैसे इसको एक समय के लिए छोड़ दोगे, कुछ समय के लिए जैसे छोड़ोगे, तो इसमें जितना भी मिट्टी का पोर्शन रहेगा वो सभी सेटल डाउन हो जाएगा। मतलब सभी के सभी कहाँ जाएगा, नीचे वो जम मतलब कि बैठ जाएगा। बाकी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देगा, पानी। अब इस सॉल्यूशन को फिर से हम लोग देखेंगे, जो हम लोग उसको सॉल्यूशन बोल रहे थे, क्या यहाँ पे हर एक जगह एक समान घुला हुआ है क्या, यहाँ पे कुछ कुछ मिट्टी रहा ही रहेगा, ऊपर पूरा साफ हो जाएगा, और नीचे तो पूरा हम लोग को क्या, खाली मिट्टी और पानी ही बैठा हुआ है। तो कभी भी यहाँ पर भी तो हम लोग मिश्रण ही है, इसको भी तो हम लोग मिक्सचर बोल रहे हैं, इसको भी क्या बोल रहे थे, मिक्सचर। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं इस वाला मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन नहीं बोल रहे, लेकिन इस वाला मिक्सचर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम लोग को डिफाइन किया गया है कि कोई भी मिक्सचर को सॉल्यूशन तब बोलेंगे जब वो मिक्सचर होमोजीनियस हो। क्या हो, होमोजीनियस। होमोजीनियस कहने का मतलब कभी भी उस मिक्सचर में देखेंगे तो हर जगह उसका जो कंसंट्रेशन ये सब होगा, सांद्रता ये सब होगा, हर जगह उसका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक वर्ड को इंक्लूड कर देते हैं, किसका, होमोजीनियस। अब यहाँ पे समझ में आ गया कि सर मिक्सरन मतलब कि मिक्सचर बोलिए या तो फिर क्या बोलिए, सॉल्यूशन, दोनों जगह एक ही चीज है कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। दो या दो से अधिक चीजों को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। उससे मिलने वाला जो भी चीज रहता है उसको मिक्सचर भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। एक तरह से सॉल्यूशन भी क्या है, मिक्सचर ही है। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन डिफाइन करने के लिए एक और वर्ड का यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ता है, क्या चीज, होमोजीनियस, क्योंकि हर मिश्रण को हम लोग सॉल्यूशन नहीं बोल सकते हैं। सॉल्यूशन उसी को बोलेंगे जहां पे मिश्रण क्या हो, हम लोग को एक समान हो, होमोजीनियस हो। तो कभी भी अगर हम लोग को डेफिनेशन लिखने के लिए पूछ दे, मान के चले, या तो फिर कोई भी कभी पूछ दे कि बताओ सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन में मुंह उठा करके ये मत बोल देना कि दो या दो से अधिक चीजों को मिलाने से जो चीज बनता है उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर ये वर्ड निकल जाओगे बोल करके तो वो पूछेगा भाई तुम कौन क्लास में पढ़ते हो, तो जैसे ही बात को बोलोगे कि हाँ सर हम, या फिर हाँ भैया हम किस में है, 12th क्लास में, बेइज्जती कर देगा पूरा। क्योंकि अभी जो तुम डेफिनेशन बोले हो ये 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9th क्लास तक के लिए सेटिस्फाई था, अभी उतना अच्छा तरीका से सेटिस्फाई नहीं था। जैसे तुम 12th बोलोगे और सिर्फ बोलोगे दो या दो से अधिक चीज़ों को मिलाने से जो बनता है उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, तो वो तुरंत क्या हो जाएगा, गलत। तुरंत वो एग्जाम्पल फेंक देगा, बोलेगा कि बताओ हम अगर मिट्टी सबका अगर घोलते हैं तो बताइए सॉल्यूशन होगा, बोलोगे कंफ्यूज, इसमें भी तो मिक्स कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं मतलब ये भी तो हम लोग को क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन। तो क्या वो सॉल्यूशन का एग्जांपल है, नहीं है।
तो उसी प्रकार से अब हम लोग को इसका अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, बोलेंगे द मिक्सचर ऑफ, क्या बोलेंगे, द मिक्सचर ऑफ, या फिर ऐसा लिखेंगे द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ किसका, टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। लेकिन यहाँ पे सब्सटेंसेस का भी यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो भी वहाँ पे चीज़ डालेंगे वो आपस में रिएक्शन नहीं करना चाहिए। जैसे कि कभी भी हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे डालेंगे, बनाएंगे, तो ऐसा नहीं कि जैसे दो चीज़ मिला रहे हैं ए और प्लस में क्या चीज़ बी, क्या मिला रहे हैं ए प्लस में बी, तो जब भी हम यहाँ पे सॉल्यूशन बनाएंगे तो ऐसा नहीं पहले जो ए था और जो बी था अब यहाँ पे मिलने के बाद यहाँ पे कोई नया चीज़ बन गया और वो बन गया क्या चीज़ सी, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि सर जो भी यहाँ पे सब्सटेंस को मिक्स करेंगे उन लोग आपस में रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस, किसका, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, इज नोन एज या फिर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। क्या कहानी समझ में आया, सॉल्यूशन किसे बोलेंगे समझ में आ गया। एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, नमक घोल दो, चीनी घोल दो, ये सभी क्या होंगे, किसके एग्जाम्पल होंगे, हम लोग को सॉल्यूशन का। जैसे कि यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत सारा ले सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं वाटर और प्लस में यहाँ पर डाल देते हैं ग्लूकोज, किसको डाल देते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज करें मतलब ग्लूकोन-डी रे, बात को समझते हो ना। उसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल में डाल सकते हैं, क्या चीज कि सर यहाँ पे वाटर डाल देते हैं और यहाँ पर नमक डाल देते हैं जिसको बोलते हैं NaCl डाल देते हैं। उसी प्रकार सर और भी हम लोग डाल सकते हैं कि सर यहाँ पे वाटर डाल दे और वाटर में हम लोग कुछ भी डाल दे, जैसे क्या चीज सुक्रोज डाल दो, हाँ लेमन जूस भी बना सकते हो, लेमन डाल सकते हो। अरे सुक्रोज मतलब चीनी, सुक्रोज मतलब चीनी, अच्छा फॉर्मूला चाहिए, इसका होता है बस वही चीज C12H22 और मतलब H22 और O क्या चीज 11, ये होता है। और ग्लूकोज का देखो कि ये होता है C6H12O6, NaCl तो जान पे कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, नमक, साल्ट, कोई दिक्कत। तो इसी प्रकार से हम लोग को कई एग्जाम्पल होते हैं। अरे यहाँ पे लेमन भी डाल सकते हो, क्लियर है, ऑरेंज भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं लेमन और ऑरेंज में दुश्मनी है। सो अब यहाँ पर देखो सॉल्यूशन तो हम लोग समझ गए सर, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। तो बोलना है कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस को तो मिलाएंगे, उससे जो मिश्रण बनेगा वो मिश्रण क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। तो वैसे मिश्रण को क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। अगर डेफिनेशन बोलेगा डायरेक्टली बोल देना, क्या बोलेंगे, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ये वर्ड को याद रखना कि वहां पे जो भी हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं उन लोग आपस में रिएक्शन नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे दो टर्म्स के बारे में हम लोग को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक होता है सॉल्यूट, क्या होता है, सॉल्यूट, जिसको हम लोग हिंदी में बोला करते थे क्या चीज, विले, क्या बोलते थे, विले। अब यहाँ पर देखते हैं कि सॉल्यूट को कैसे डिफाइन करेंगे, सॉल्यूट क्या होता है। उसके बाद फिर से एक हम लोग टर्म्स की बात करेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। अब यहाँ पे जानते हैं कि ये दोनों वर्ड का मतलब क्या है। जैसे कि अभी हम लोग सॉल्यूशन बना रहे थे, क्या कर रहे थे, सॉल्यूशन बना रहे थे। अभी तुम लोग भी जान रहे हो कि अभी गर्मी का ही दिन है, मान के चलो नींबू पानी बनाना है, क्या करना है, नींबू पानी। अब अगर मान के चलो एक गिलास में जाओगे तो वो हो सकता है उस गिलास का क्वांटिटी अगर मेजर करोगे तो हो सकता है 100 ml होगा, कितना होगा, 100 ml 200 ml यही जैसा हो सकता है। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें नींबू डाल रहे हैं और क्या डाल रहे हैं, पानी। अब यहाँ पे तुम ये देखते हो तो क्या जितना अमाउंट में यहाँ पर पानी रहता है क्या उतना ही अमाउंट में यहाँ पे क्या हम लोग नींबू को भी डालते हैं, क्या नहीं डालते हैं। सर यहाँ पे अगर हम लोग 100 ml डाल रहे हैं तो उसका हो सकता है 10 ml 20 ml इतने डालते हैं।
तो इसका मतलब सर जब भी हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं तो सॉल्यूशन में इतना तो समझ में आता है कि दो चीज़ यहाँ पे मिला रहे हैं। क्या चीज़ मिला रहे हैं? दो चीज़, या फिर तीन चीज़ भी मिला सकते हैं, चार चीज़ भी। लेकिन क्या सभी का क्वांटिटी सेम होता है क्या? नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग को दो टर्म्स हम लोग को क्या है डिफाइन किया गया है। जैसे कि अगर हम लोग दो चीज़ मिक्स कर रहे हैं, एगो ए और एगो क्या चीज़ बी, तो ऐसा नहीं है कि जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन में दोनों क्वांटिटी सेम होता है। सो एक ज़्यादा रहता है, एक क्या रहता है? कम। तो जो कम क्वांटिटी में यहाँ पे रहता है, लिया हुआ रहता है, उसको बोलते हैं सॉल्यूट। क्या बोलते हैं? सॉल्यूट, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या चीज? विलेय। इसका मतलब होता है जो कम क्वांटिटी में रहेगा वो दूसरी चीज में क्या होता है, जाके घुलता है। जैसे नींबू है पानी, क्या पानी जाके नींबू में घुल रहा है कि नींबू पानी में घुल रहा है? नींबू पानी में घुल रहा है। क्यों? क्योंकि सर उसका क्वांटिटी तो कम है, ज्यादा कौन है? पानी। जैसे मान के चलो अभी जाओगे नदी में तैरने या फिर तालाब में डूबने गया, तो वहाँ पे पानी भी है और कौन है? तुम भी हो। वहाँ पे डूबेगा तो वहाँ पे क्या डिफाइन करोगे? तुम डूब रहे हो पानी में कि पानी डूब रहा है तुम्हारे अंदर? तुम डूब रहे हो पानी में। क्यों? क्योंकि पानी की संख्या क्या है? ज़्यादा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी बोलोगे कि अगर यहाँ पे जिसका क्वांटिटी कम रहेगा वो जाकर के दूसरी चीज़ में क्या होगा? घुलेगा, और जिसका क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा वो क्या करेगा? दूसरी चीज़ को घोलेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ डिफाइन होता है, जो दूसरे चीज़ को खुद में घोलता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो दूसरे चीज़ में जाकर के क्या होता है? डिसॉल्व होता है, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। क्या क्लियर है? इसका डिफिनेशन वगैरह नहीं पूछता है, डायरेक्टली यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या क्या कहानी होगा। जैसे यहाँ पे सॉल्यूट है, डायरेक्टली हम यहाँ पे इंग्लिश में लिख देते हैं क्या चीज? जो दूसरे में क्या होता है? जो दूसरे में क्या होता है? डिसॉल्व होता है। क्या होता है? डिसॉल्व होता है। इसका मतलब सर एक चीज और बोल सकते हैं, जिसका क्वांटिटी कम हो। क्या चीज लिखेंगे? जिसका क्वांटिटी या फिर जिसका अमाउंट क्या हो? कम हो, या फिर जो कम अमाउंट में हो, जो कम अमाउंट में हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्यूट। जो दूसरे में क्या होता है? डिसॉल्व होता है, जो दूसरे में जाकर के घुलता है, या फिर जिसका अमाउंट क्या होता है? कम होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। अब इसको जो हम लोग डिनोट करेंगे, हर चीज मतलब हर आदमी के पीछे देखोगे कि वो किसको क्या डिनोट कर रहा है, वो अलग अलग मेजर करेगा। इसलिए इस चैप्टर में जब भी हम लोग किसी चीज़ को भी लिखेंगे तो उसमें डिफाइन कर देंगे कि आखिर वो चीज़ यूज की है, चाहे ए लिखे हैं, बी लिखे हैं, सी लिखे हैं, तो वो आखिर क्या कहलाता है। जैसे कि हम जनरली यूज किया करते हैं कि जब भी हम लोग को सॉल्यूट रहेगा, क्या चीज रहेगा? सॉल्यूट। तो ये सॉल्यूट को हम लोग बी से दिखाएंगे। क्या चीज दिखाएंगे? बी से। और जब हम लोग बात करेंगे सॉल्वेंट का, किसका बात करेंगे? सॉल्वेंट का, तो इसको क्या चीज दिखाएंगे? ए से दिखाएंगे। बुक भी प्रीफर करता है यही दो को, ए और किसको? बी को। कभी कभी क्या होता है वो सॉल्यूट को भी मान लेता है क्या चीज? ए। कभी सॉल्यूट को क्या मानता है? बी। कोई टीचर कभी देखोगे तो वो भी कभी कभी सॉल्यूट बी को मान सकता है, हो सकता है ए। तो हर किसी मतलब कि देखोगे टीचर्स वगैरह का तो हर अलग अलग मान लेता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मान तो ले रहे हैं हम लोग क्या चीज? सॉल्यूट को बी। लेकिन जब जब बी का कहीं भी हम लोग लिखेंगे, चाहे वो फॉर्मूला में हो, चाहे कभी डेरिवेशन में होगा, तो नीचे हम लोग लिख देंगे वेयर करके। क्या लिख देंगे? वेयर करके, कि यहाँ पर जो बी है, बी क्या है हम लोग का? सॉल्यूट। क्योंकि हमें नहीं पता कि वो मास्टर बी पढ़ रहा है सॉल्यूट को कि बी पढ़ रहा है सॉल्वेंट को। क्या हमें पता है क्या? नहीं, क्योंकि हर टीचर को देखोगे तो वो लोग अलग अलग लेकर के चलता है। तो मोस्ट कॉमन देखा जाता है सॉल्यूट को क्या लेना? बी, और सॉल्वेंट को क्या चाहिए? ए। तो हम लोग भी प्रीफर क्या करेंगे? सॉल्यूट को बी और सॉल्वेंट को ए। मान सकते हो ए भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी हम लोग लिखेंगे तो वहां पे एक्सप्लेन कर देना पड़ेगा कि ए क्या है और बी क्या है। तो अभी हम लोग यहाँ पे डिनोट क्या करेंगे? डिनोटेड बाय क्या चीज? बी से। किससे करेंगे? बी से। अब याद रख लेना, कभी भी बी यूज कर लिए समझ जाना इस चैप्टर में किसका बात कर रहा है? सॉल्यूट का। उसी प्रकार से यहां पर सेम चीज लिख देना, जो दूसरे को क्या करता है? डिसॉल्व करता है। यहां पे क्या लिखोगे? जो दूसरे को क्या करता है? डिसॉल्व करता है। अब इसमें क्या लिखोगे? जिसका क्वांटिटी क्या होता है? ज्यादा होता है। तो यहां पे लिखेंगे जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है।
और इसको डिनोट क्या चीज करेंगे, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए से। चलो अब इतना लिख लो। अब देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, पहला तो इंट्रोडक्शन पार्ट था, वो तो सारा कुछ समझ में आ गया। सिर्फ जाना था सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन क्या होता है सर, उसको पूरा एक्सप्लेनेशन कर दीजिए, तो वो सारा कुछ हम कर चुके हैं। अब देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इसमें 3 टाइप का हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, कि जैसे हम लोग सॉल्यूशन तो बना रहे हैं, सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम लोग देख रहे हैं दो, कम से कम कितना चाहिए, 2 चीज़ मिलना चाहिए। क्योंकि सर एक चीज़ हम लोग लेंगे कुछ भी तो क्या वो, जैसे हम लोग पानी है, क्या पानी को सॉल्यूशन बोलेंगे क्या, नहीं, उसमें से कुछ तो एटलीस्ट एक और चीज़ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। तो कम से कम कंपोनेंट को जो जरूरत पड़ता है वो कितना जरूरत पड़ता है, 2। कितना चाहिए, 2। तो कभी भी सॉल्यूशन बनाने के लिए या तो फिर 2 सब्सटेंस को मिक्स करेंगे या तो फिर 3, 4 ऐसा करके, मतलब 2 या 2 से अधिक। तो अगर मान के चलो उसमें कंपोनेंट कितना मिक्स किया गया है तो उसके बेसिस पे भी सॉल्यूशन को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। अगर वो सॉल्यूशन में कितना कंपोनेंट हो, 2, तो वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। और वैसा सॉल्यूशन जिसमें कितना कंपोनेंट हो, 3, तो उसको क्या बोलते हैं, टर्नरी सॉल्यूशन। उसी प्रकार से अगर उसमें कितने कंपोनेंट हो, 4, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। इसी प्रकार से और भी होगा, लेकिन हम लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है, ना हम लोग को टर्नरी पढ़ना है ना क्वाटर्नरी पढ़ना है, सिर्फ हम लोग को किसको पढ़ना है, बाइनरी। मतलब वैसा सॉल्यूशन पढ़ेंगे सर जिसमें कितना कंपोनेंट रहेगा, 2 ही, एक रहेगा सॉल्यूट और दूसरा क्या रहेगा, सॉल्वेंट। लेकिन जब अगर 3 को कंपोनेंट वाला रहता, मान के चलो, जैसे मान के चलो हम लोग का है A प्लस B और प्लस में क्या चीज, C। इसमें से सर कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि कौन सॉल्यूट होगा और कौन सॉल्वेंट होगा। तो अभी भी देखते हैं कि ये तीनों में से सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट है। मान के चलो C का क्वांटिटी ज्यादा है, C का क्या है, ज्यादा, तो सिर्फ C को बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट, बाकी A और B क्या हो जाता है, सॉल्यूट। अगर मान के चलो B हम लोग को ज्यादा रहता तब इसको बोलते हैं सॉल्वेंट, बाकी ये दोनों क्या हो जाता है, सॉल्यूट। लेकिन इस प्रकार का सॉल्यूशन हम लोग को पढ़ना नहीं है, हम लोग को सिर्फ क्या पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, वैसा सॉल्यूशन जिसमें कंपोनेंट कितना हो, 2 हो, सब्सटेंस कितना हो, 2 हो। उसके बाद दूसरा जो क्लासिफिकेशन करना है वो है हम लोग को ऑन द बेसिस ऑफ क्या चाहिए, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। कहने का मतलब नेचर किस नेचर का है, वो सॉल्वेंट के नेचर के अनुसार ही उसको क्लासिफाई किया गया है। हम लोग को मैक्सिमम जो देखने को मिलेगा 90% प्लस अगर हम लोग को देखने को मिलेगा, जो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, एक्वस सॉल्यूशन, जिसमें जो सॉल्वेंट होगा वो क्या रहेगा, पानी। क्या रहेगा, पानी। बाकी कुछ कुछ ऐसे आएंगे जिसमें सॉल्वेंट कुछ और हो जाएगा, जैसे कि बेंजीन आ जाएगा, आपको समझ रहे हो, किस कभी कभी हम लोग को CCl4 आ जाएगा, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये सब भी कभी कभी हम लोग को क्या बन जाता है, सॉल्वेंट बन जाता है। तो हम लोग को बहुत कुछ, जैसे कभी कभी इथर ये सब भी मिल जाएगा, लेकिन अब डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग को जो इस चैप्टर में ज्यादातर देखने को मिलेगा वो सॉल्वेंट के रूप में क्या देखने को मिलेगा, वाटर। तो अगर यदि मान के चलो वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट हम लोग को क्या रहे, पानी रहे, तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वस का मतलब ही क्या होता है, पानी। एक्वस का मतलब क्या होता है, पानी। अब मान के चलो वैसा सॉल्यूशन जिसमें हम लोग को वाटर के अलावा हो, क्या हो, वाटर के अलावा, तो वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या बात समझ में आ गया। तो ये था नेचर के अकॉर्डिंग। अब हम लोग जो तीसरा क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं वो रहेगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग। किसके अनुसार, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग। अब वैसे सॉल्यूशन को किस नाम से जाना जाएगा, तो अभी देखो सबसे पहली बात, उसको शुरू करने से पहले कुछ चीज़ का यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। जैसे मान के चलो ये है सॉल्यूशन, क्या है, सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन होता है वो कभी भी उसको देखने से ये जो सॉल्यूशन रहेगा वो सॉल्यूशन उसी प्रकार से दिखाई देगा जैसा वहां पे सॉल्वेंट रहेगा। क्या रहेगा, सॉल्वेंट। जैसे मान के चलो हम लोग लिक्विड और सॉलिड दोनों मिला रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग एक लेते हैं सॉल्यूशन बनाते हैं, NaCl को मिक्स कर रहे हैं पानी में। किस में मिक्स कर रहे हैं, पानी में। तो ये तो हम लोग को सॉल्वेंट है और ये हम लोग को क्या है, सॉल्यूट। अगर तुम लोग खुद समझो, अगर इसको ना मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन कैसा दिखता है, सॉलिड के फॉर्म में।
कैसा दिखाई देता है? लिक्विड के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट हम लोग को किस अवस्था में रहता है? लिक्विड अवस्था में। तो इसलिए जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन भी किस अवस्था में जाता है? लिक्विड अवस्था में। अगर हम लोग देखते हैं दो एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, जैसे मान के चलो एक रहता है हम लोग को गैस, क्या चीज रहता है? गैस। गैस और प्लस में यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग सॉलिड, क्या चीज ले लेते हैं? सॉलिड। अगर मान के चलो ये जो सॉलिड है ये हम लोग को मोर है, मतलब यही हम लोग को क्या है? सॉल्वेंट, और ये हम लोग को क्या है? सॉल्यूट। गैस और क्या हम लोग को? सॉलिड। अगर मान के चलो इसको मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करने के समय ये जो सॉलिड है, सॉलिड हम लोग को क्या है? ज़्यादा, और ये जो गैस है, गैस हम लोग को क्या है? कम। तो अगर इसका पूरा हम लोग देखेंगे जब सॉल्यूशन बन जाएगा तो वो किस प्रकार से दिखाई देगा? गैस में, कि वो हम लोग को सॉलिड अवस्था में दिखाई देगा? सॉलिड में दिखाई देगा। किस में दिखाई देगा? सॉलिड में। तो इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग लेकर के, जैसे तुम लोग एग्जाम्पल देखा होगा फोम का, अरे देखे हो? फोम तो देखा होगा। वो भी हम लोग को किस तरह का एग्जाम्पल है? तो वो होता है हम लोग को गैस इन किस में? सॉलिड का। किस में होता है? गैस इन सॉलिड। इसलिए तुम लोग देखा होगा कि फॉर्म में कुछ कुछ छिद्र टाइप से हल्का हल्का रहता है, देखा है कि नहीं देता? क्या वो पूरा ठोस रहता है? पूरा का पूरा 100% ठोस नहीं रहता, लेकिन रहता तो वो सॉलिड के फॉर्म में ही। तो वो जो हम लोग को एग्जाम्पल है वो भी सॉल्यूशन ही है, लेकिन किस तरह का सॉल्यूशन है? गैस इन सॉलिड। बात को समझ रहे हो? उसी प्रकार से तुम लोग देखता होगा ओस गिरता है, अरे देखा है ना एग्जाम्पल। अब बताओ ओस जो है क्या उसमें सिर्फ पानी रहता है क्या? नहीं, उसमें भी तो धूल का निस्ब है। अब बताओ वो जो एग्जाम्पल होता है वो किस तरह का एग्जाम्पल होता है? वो होता है सॉलिड इन लिक्विड। वो जो हम लोग देखते हैं जो ओस की बूंद गिरता है उसमें देखते हैं हम लोग भीग जाते हैं, अरे भीगता है नहीं भीगता? जैसे देखता होगा नीचे भी तो हम लोग को पानी जैसा जम जाता है, मतलब कि रहता है वहाँ पे। तो उसमें होता क्या है कि उसमें पूरा ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ पानी है। देख रहा है कि वातावरण में बहुत सारे धूल कण है, अरे है कि नहीं है? हम लोग को पता नहीं चलता, अलग बात है। यहाँ पर भी कितना हम लोग को डस्ट उड़ रहा है हम लोग को पता नहीं है। तो उसी प्रकार से जो हम लोग को ओस गिरता है उसमें हम लोग को देखने में तो मिलता है लिक्विड के जैसा। कैसा दिखाई देता है? लिक्विड के जैसा। तो हम लोग बोल सकते हैं सर ये तो पानी है सर। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो हम लोग सॉल्यूशन बना है वो किसका किसका? लिक्विड और प्लस किसका? सॉलिड का मिलने से। लेकिन ये जो मिक्सर बना है, जो सॉल्यूशन बना है, उसमें जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट हम लोग को क्या है? लिक्विड। इसका क्वांटिटी क्या है? बहुत ज्यादा। इसलिए वो किस नेचर का दिखाई देता है? किस तरह से दिखाई देता है? लिक्विड के जैसा। एक और एग्जाम्पल हो जाए, जैसे अभी बात किए कि यहाँ पे देखो बहुत सारा डस्ट उड़ रहा होगा, लेकिन क्या पता चल रहा है क्या? नहीं, लेकिन यहाँ पे हवा भी तो है। अब बताओ डस्ट और हवा में सबसे ज्यादा कौन है? हवा है। तो क्या यहाँ पर भी तो हम लोग को मिश्रण बना है, मतलब यहाँ पर भी तो सॉल्यूशन है। क्या यहाँ पे कुछ ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है? नहीं, हर एक जगह हम लोग को क्या है? सेम, लेकिन है तो यहाँ पर भी सॉल्यूशन। तो इस प्रकार के जो सॉल्यूशन होगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? इसमें बोलेंगे सॉलिड इन किसमें? गैस में। क्या बोलेंगे? सॉलिड इन गैस। और ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन किस टाइप का दिखाई देगा? सर जैसा सॉल्वेंट होगा। बताओ सॉल्वेंट कैसा है? गैस। इसलिए अभी कैसा दिखाई दे रहा है? गैस के जैसा। दिखाइए कहाँ दे रहा है? सिर्फ हम लोग फील कर पा रहे हैं। उसी प्रकार से जो ओस की बूंद था वो लिक्विड के जैसा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है। क्या बात समझ में आया? 3 एग्जाम्पल बताए, तीनों से समझ में आया ना? तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ किसका? सॉल्यूशन। तो उसमें देखे सबसे पहला था किसके बेसिस पे? नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे, कि जितना कंपोनेंट होगा उसी के बेसिस पे उसका सॉल्यूशन का नाम होता है। अगर 2 है तो बाइनरी, 3 है तो टर्नरी, 4 है तो क्वाटरनरी। जिसमें से पढ़ना क्या हम लोग को? बाइनरी। सॉल्यूशन में सिर्फ जो बनेगा उसमें एक सॉल्यूट रहेगा, एक क्या रहेगा? सॉल्वेंट। उसके बाद देखते हैं सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कि वो किस नेचर का है। अगर वहां पे पानी होगा तो उसको क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। अगर पानी नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। फिर अभी तीसरा देखने जा रहे हैं किसके बेसिस पे? तो हम लोग देखेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे। तो सबसे पहले एग्जांपल बताएं कि सॉल्यूशन देखो किस तरह से हम लोग को दिखाई देता है। सबसे पहले देखते हैं कि उसमें सॉल्यूट भी रहता है और क्या रहता है? सॉल्वेंट भी। कभी भी सॉल्यूशन देखने में मिलेगा जैसा उसका क्या रहेगा? सॉल्वेंट रहेगा। मतलब सॉल्वेंट जिस प्रकार से दिखाई देगा, अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड दिखाई देगा, अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड, अगर गैस है तो गैस। क्या 3 एग्जांपल तीनों बता दिए? उसी प्रकार से अभी इसका और भी देखेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं सर अवस्था अगर बात करेंगे मैटर का तो 3 ही होता है। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है क्या चीज? गैस। अरे जानते हैं कि नहीं जानते हैं?
अब देखो कहानी हम लोग को क्या बनेगा। सर हम लोग तो जान रहे हैं कि दो गो चीज रहेगा, एक रहेगा सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो देखो यही तीनों को मिल करके हम लोग को 9 टाइप का सॉल्यूशन बनेगा। कितने टाइप का? 9 टाइप का। अब यहाँ पे देखते हैं कितने टाइप का बनेगा और कौन कौन सा चीज यहाँ पे हम लोग को बनने वाला है। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो हम लोग यहाँ पर जो सेक्शन सी होगा, टाइप सी होगा, यहाँ पे लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब ध्यान से समझो, यहां पे लिखेंगे हम लोग सबसे पहली बात सॉल्यूट। क्या लिखेंगे? सॉल्यूट। फिर यहां पे बनाएंगे सॉल्वेंट। क्या चीज बनाएंगे? सॉल्वेंट। और इधर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या चीज लिखेंगे? सॉल्यूशन। अब थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद लिखना। देखो सबसे पहले बात ऐसा भी हो सकता है, सॉल्यूट तो हम लोग को सॉलिड में भी रह सकता है, जैसे चीनी है सर, नमक है सर, इसी प्रकार से। तो इतना तो समझ जाते हैं कि सर जो सॉल्यूट होगा ना, ये तो हम लोग को क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है। क्या हो सकता है? सॉलिड। उसी प्रकार से जो सॉल्वेंट है सर, सॉल्वेंट भी तो हम लोग को सॉलिड हो सकता है। अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता? जैसे तुम लोग एग्जाम्पल देखा होगा, क्या देखा होगा? मिश्र धातु का। किसका देखा हो? मिश्र धातु। जैसे तुम लोग देखा होगा पीतल का। किसका देखा होगा? पीतल। तो जो पीतल का बर्तन है वो भी हम लोग को क्या है? सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन। अगर मान के चलो उस बर्तन को अच्छा से देखा जाए कि यहाँ पे देखने का कुछ और रहता है क्या, कि देखने में मिलता है टीन ये सब ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे कम दिख रहा है क्या? ऐसा तो होता नहीं है। उसमें अगर मिश्रण इस सब का बात करेंगे, चाहे तांबा इस सब वाला में देख लो, तो वहाँ पर भी हम लोग देखते हैं क्या चाहिए कांसा उस समय। अगर यहाँ पर देख रहा है जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है उसी प्रकार से यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, मतलब उसका जो मिश्रण है वो पूरा एक समान है। क्या है? एक समान। तो ये जो मिश्रण है इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज? सॉल्यूशन। क्या बोल सकते हैं? सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से हम लोग को अगर यहाँ पे देखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे कैसे बना है, सर यहाँ पे सॉल्यूट है और क्या है? सॉल्वेंट। तो किसी चीज का मात्रा कम होता है, किसी का क्या रहता है? ज्यादा। तो यहाँ पर जिसका कम होगा उसका कहलाएगा क्या चीज? सॉल्यूट। और जिसका मात्रा ज्यादा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। अब इसका नेचर की बात करते हैं। बताओ ये जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट कैसा है? सॉलिड, लिक्विड, गैस? सॉलिड। इसका मतलब सर सॉल्यूट भी कैसा है? सॉलिड। और यहाँ पे जो सॉल्वेंट है ये भी कैसा है? सॉलिड। अब बताओ सॉलिड प्लस सॉलिड, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। उसी प्रकार से हम लोग का बहुत सारा एग्जांपल होता है। जैसे अभी हम लोग बात किए नमक। नमक कैसा है? सॉलिड। पानी कैसा है? लिक्विड। तो इसको किस तरह से एग्जांपल, क्योंकि ये जो लिक्विड है ये हम लोग को सॉल्वेंट है, मतलब इसका ज्यादा हम लोग को संख्या है, तो बोलेंगे सॉलिड इन किसमें? लिक्विड सॉल्यूशन। बात को समझ रहे हो? तो इसी प्रकार से हम लोग को गैस वाला भी कहानी होगा, जैसे अभी एग्जांपल बताया था धुलकन वाला। तो यहाँ पे देखो कितने टाइप होता है। अगर सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट क्या हो? सॉलिड, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? अगर कभी डायरेक्टली बोल देगा सॉलिड सॉल्यूशन, तब भी यही बात समझ जाना कि दोनों चीज क्या है? सॉलिड। उसी प्रकार से इसका 3 टाइप का होगा। जैसे पहला हम लोग देखने जा रहे हैं सॉलिड वाला में, तो अभी भी मान के चलो इसका, चलो देते हैं, चल जाते हैं। अभी सेकंड में भी क्या है? सॉलिड। यहाँ पे सॉलिड के जगह लिक्विड भी तो हो सकता है। तो मान के चलो अगर हम लोग को सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड, तो ऐसे एग्जाम्पल को क्या, मतलब ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड इन सॉलिड नहीं, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे बोलेंगे सर ये एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अच्छा एक चीज और, सॉल्यूशन को कभी लिखेंगे तो एस वो एल और ऊपर एन, इतना ही सा टर्म्स लिखेंगे तो क्या समझ में आ जाएगा इस क्या कहला रहा है? सॉल्यूशन। पूरा लिखने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिर तीसरा देखेंगे कि फिर भी हम लोग को क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है। सर एक अवस्था और होता है कि अगर मान के चलिए ज्यादा क्वांटिटी में क्या है? गैस, तो ऐसे एग्जांपल को हम लोग या फिर ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? सॉलिड इन गैस। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से क्या नोवो नहीं लिख लेगा? जैसे कि सर चौथा हम लोग चलेंगे, लिखते चले जाओ। यहाँ पे लिखेंगे एक बार लिक्विड। क्या चीज लिखोगे? लिक्विड। यहाँ पर हो सकता है सर एक बार सॉलिड, एक बार हो सकता है क्या चीज? लिक्विड, और एक बार क्या हो सकता है? गैस हो सकता है। क्या इधर लिख लोगे? क्या लिखोगे सर? और यहाँ तीनों में क्या चीज रहेगा तुम्हारा? लिक्विड रहेगा। छठा में भी क्या रहेगा? लिक्विड। उसी प्रकार से 3 गो और बनेगा कि अगर मान के चलो
सॉल्यूट में क्या आ जाए, गैस। उसी प्रकार से सॉल्वेंट में क्या आ जाए, सॉलिड भी आ सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे, 8 नंबर में अगर यहाँ पर गैस है और यहाँ पर लिक्विड हो जाए तब हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे गैस इन लिक्विड। अगर 9th में मान के चलो यहाँ पर भी गैस है और यहाँ पर भी क्या है, गैस, तो उसको भी क्या बोलेंगे, गैस इन गैस। तो यहाँ पे सारा कुछ लिख लो अपने से। चल देखो अब इधर 2 चीज़ हम लोग ख़त्म कर लिए। सिलेबस लिखाया गया था, उसमें सबसे पहले था इंट्रोडक्शन पार्ट, वो इंट्रोडक्शन को हम लोग देखे। उसके बाद हम लोग देखे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी हम लोग कवर कर लिए। अब जो हम लोग को तीसरा जो टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन टर्म। अब देखो ये है क्या कंसंट्रेशन टर्म, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ा, इसको क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म का मतलब क्या है। जैसे एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, क्या चीज़ बना रहे हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सर 2 चीज़ रहेगा, एक तो रहेगा सॉल्यूवेंट और एक क्या चीज़ रहेगा, सॉल्यूट। अरे यही ना रहेगा सर, उस मिक्सचर में जो सॉल्यूशन रहेगा उसमें 2 चीज़ रहेगा, एक सॉल्वेंट रहेगा और एक क्या रहेगा, सॉल्यूट। अब सर जब हम लोग सॉल्यूशन को बनाएंगे तो सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ, जैसे ये सॉल्वेंट है और ये हम लोग का सॉल्यूट है, तो अगर इसका कुछ हम लोग वजन करेंगे तो क्या इसका कुछ ना कुछ तो मास वगैरह होगा, वेट वगैरह तो होगा ही, और होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार से इसका भी मास वगैरह होगा। तो यहाँ पर 2 चीज़ हो सकता है कि सर इसका यहाँ पर वेट है और इसका भी क्या है, वेट। पूरा अगर हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन का, तो क्या ये सॉल्यूशन का भी कुछ ना कुछ तो वेट होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन मान के चलो बना करके दे दिया, अब हम वहाँ पे पता करना चाहेंगे कि उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट है। अगर ये सारे कंसेप्ट को अगर निकालना चाहे तो उसको निकालने के लिए हम लोग को एक टर्म्स दिया गया जिसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म। मतलब ये एक तरह का मेथड है, ये हम लोग का क्या है, मेथड, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन में या फिर सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसकी क्वांटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये हम लोग को क्या है, एक तरह से मेथड है, एक तरह से प्रोसेस है, जिसका हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो फिर सॉल्वेंट का या तो फिर सॉल्यूट का। इसको देखो 2 तरीके से डिफाइन करता है। अक्सर देखोगे डेफिनेशन वगैरह में तो सिर्फ चर्चा करता है सॉल्यूट को, किसका चर्चा करता है, सॉल्यूट को। सॉल्वेंट को जल्दी चर्चा नहीं करता है, लेकिन हम लोग दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉल्यूट का भी बारे में भी और सॉल्वेंट के बारे में भी। लेकिन अक्सर बुक में सिर्फ किसको लिखता है, सॉल्यूट के बारे में। तो यहाँ पे इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जो कंसंट्रेशन टर्म है ये एक तरह से मेथड है, क्या चीज है, मेथड, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसका अमाउंट को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, ये जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में कितना मिला हुआ है, इसका कितना अमाउंट वहां पे प्रेजेंट है सॉल्वेंट में, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी को फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड दिया गया उसी मेथड को क्या बोला जाता है, कंसंट्रेशन टर्म। अब ये जो कंसंट्रेशन टर्म है कितना पढ़ना है, 9 टाइप का। कितना पढ़ना है, 9 टाइप का। कभी हम लोग को मास निकालना पड़ेगा, कभी उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, कभी उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो इसी प्रकार से कैलकुलेशन करते करते हम लोग के पास जो कंसंट्रेशन टर्म दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 9। कितना दिया हुआ है, 9। जैसे अभी इन लोग को वेट की बात कर रहे थे, क्या ए का कुछ वॉल्यूम भी तो हो सकता है, अरे होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे बी का भी कुछ क्या हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, इसका भी तो कुछ वॉल्यूम हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कभी वॉल्यूम का चर्चा करेगा, कभी नंबर ऑफ मोल्स की बात करेगा, कभी उसका वेट की बात करेगा। तो उस सॉल्यूशन में कौन कितना प्रेजेंट है, इसी के क्वांटिटी को अगर मेजर करेंगे तो उस मेजर करने के लिए हम लोग के पास एक मेथड दिया हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म। तो इसी में कंसंट्रेशन टर्म को पता करने के लिए हमारे पास 9 टाइप का कंसंट्रेशन टर्म है। तो हम लोग के पास जो सबसे पहला रहेगा वो रहता है मास परसेंटेज। क्या रहता है, मास परसेंटेज, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग मास बाय मास परसेंटेज। क्या बोलते हैं, मास बाय मास परसेंटेज। फिर से पूछ लेते हैं, कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है।
तो सर कंसंट्रेशन टर्म एक तरह का क्या है, मेथड है, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, गिवन सॉल्यूशन में कितना अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्यूट का या फिर सॉल्वेंट का, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म है। अब इसको पता करने के लिए हमारे पास 9 टाइप का दिया हुआ है, जिसमें से पहला क्या है, मास बाय मास परसेंटेज। इसको 2 तरीका से हम लोग बोलते हैं। 2 तरीका से क्या क्या बोलते हैं, एक तो मास बाय मास परसेंटेज लिखा हुआ रहता है, या तो फिर इसी को हम लोग बोलते हैं मास परसेंटेज। सिर्फ क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज। और इसको डिनोट करते हैं, कैसा डिनोट करते हैं, W/W परसेंटेज, ऐसा करके। तो इसको ये तीनों वर्ड में से कुछ भी हम लोग को देखने को मिल सकता है, या तो फिर वो लिख देगा मास बाय मास परसेंटेज, या फिर लिखेगा क्या चाहिए, मास परसेंटेज, या फिर W/W परसेंटेज। तीनों चीज क्या है, सेम है। अब समझते हैं कि सर ये है क्या, इसको क्या जरूरी पड़ा इसको निकालने के लिए। फिर से वही बात, फिगर बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, वहीं से तो सारा कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अभी हम एक फिर से सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है सर। यहाँ पे मिक्स कर दिए, ठीक है सर। किसको किसको मिक्स किए, तो यहाँ पे मिक्स किए होंगे ए को, और किसको मिक्स किए होंगे, बी को, क्योंकि द्विवेक्त कंपोनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। अरे ये दोनों को मिलने से क्या बनेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे हमें पता करना है कि इस सॉल्यूशन में कितना परसेंट सॉल्यूट है और कितना परसेंट सॉल्वेंट है। जैसे मान के चलो ये सॉल्यूशन मिला है, तो ये इतना तो पता है कि सॉल्यूट कम मिला है और सॉल्वेंट क्या है, ज़्यादा। लेकिन जब परसेंटेज की बात करेंगे, इस सॉल्यूशन को 100% लेके चलेंगे, तो इस 100% में कितना परसेंट सॉल्यूट होगा और कितना परसेंट हम लोग को सॉल्वेंट होगा। तो इसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या जरूरत पड़ा, मास बाय मास परसेंटेज। सर इसी को जरूरत क्यों पड़ा, अगर यदि मान के चलो सॉल्यूशन जो बना है और इस सॉल्यूशन पे अगर मास गिवन है, क्या चीज दिया हुआ है, मास, इन लोग को वॉल्यूम दिया हुआ नहीं है, और हम लोग को चाहिए क्या चाहिए, कितना परसेंट वहां पे प्रेजेंट है। तो हम लोग को क्या चाहिए रहेगा, ये जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का भी क्या चाहिए दिया हुआ रहेगा, वेट, उसका वजन तौल के दे देगा कि सॉल्यूट इतना प्रेजेंट है और सॉल्वेंट हम लोग को इतना प्रेजेंट है। तो अब बताओ कि सॉल्यूट इस सॉल्यूशन में कितना परसेंट होगा, बात को समझ रहे हो। या फिर पूछ देगा कि सॉल्वेंट इस सॉल्यूशन में कितना परसेंट मौजूद है। तो इसी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को क्या कंसंट्रेशन टर्म की जरूरत पड़ा, मास बाय मास परसेंटेज। उसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, W/W परसेंटेज। क्या समझ में आ रहा है। धीरे धीरे इसका हम लोग चलते हैं यहाँ पे थ्योरी पोर्शन में। देखो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। देखो पहले ही बता दे रहे, सॉल्यूशन में हम लोग दोनों चीज को फाइंड कर सकते हैं, किसको किसको, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। लेकिन 99% क्या 100% बोलो तो जब भी बुक में देखोगे सॉल्वेंट का कभी भी चर्चा रहता नहीं है, हालांकि उसको भी मेजर किया जा सकता है। तो हमेशा क्या चीज लिखता है वो, सॉल्यूट को, सॉल्वेंट को जल्दी लिखता नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग किताब के अनुसार ही चलेंगे कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, क्या चीज लिखेंगे, प्रेजेंट इन किसमें, तो हम लोग लेते हैं यहां पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर भी लिख सकते हो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें, इन ग्राम, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, मास बाय मास परसेंटेज, या फिर मास परसेंटेज, या फिर W/W परसेंटेज। शॉर्ट में कौन लग रहा है हम लोग को, मास परसेंटेज। क्या इसी को लिख दे, यहां पे लिख देंगे क्या चीज, मास परसेंटेज। और इसको जो डिनोट किया जाता है वो किससे किया जाता है, डिनोटेड बाय W/W परसेंटेज। क्या बात समझ में आ रहा है। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं। और जब भी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे तो ऊपर भी किसी चीज़ का वेट रहेगा और नीचे भी क्या रहेगा, वेट, तो वो भी ग्राम, नीचे भी ग्राम, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका कोई भी यूनिट होता नहीं है। तो अभी सबसे पहले समझो, क्या समझे सर, कि जब हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वो सॉल्यूशन का कुछ वजन होगा, अरे कुछ तो वजन होगा। अब उसका वजन मान के चलो कुछ भी है, 2 kg है, क्या है,
2 kg। अब ये 2 kg में कितना हम लोग को ग्राम प्रेजेंट है, या फिर मान के चलो ये जो हम लोग को सॉल्यूशन का वेट है, इतना वजन सॉल्यूशन में कितना परसेंटेज प्रेजेंट है किसका, सॉल्यूट का, उसको पता करने के लिए जो कंसंट्रेशन टर्म का यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग जो यहाँ पे अमाउंट लेंगे सॉल्यूशन का वो हम लोग को कुछ भी हो सकता है, 1 kg में निकालने बोलेगा, 2 kg में बोलेगा, हो सकता है 200 ग्राम में बोलेगा, कुछ भी। लेकिन जब इसको डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करने के लिए एक फिक्स वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं, फिक्स वैल्यू, ताकि उसको हम लोग डिफाइन कर सके। तो डिफाइन करने के समय जो सॉल्यूशन का वेट लिया जाता है वो कितना लिया जाता है, 100 ग्राम। कितना लिया जाता है, 100 ग्राम। जब उसको कैलकुलेट करके वहां पे बताया जाता है तो वो किस में बताते हैं, 100 ग्राम में। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम लोग 100 ग्राम में निकालेंगे, हम लोग चाहें तो 1 क्विंटल में भी निकाल सकते हैं, 2 क्विंटल में भी, 10 kg में भी, 20 kg में भी। लेकिन जब डिफाइन करते हैं तो उसमें एक फिक्स वैल्यू ले लिया जाता है, कितना, 100। बात को समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखो कैसे परसेंटेज हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे W/W परसेंटेज ऑफ, दोनों चीज का निकालते हैं, या तो फिर हम लोग सॉल्यूट का भी या तो फिर सॉल्वेंट का भी। अगर हम लोग को सॉल्यूट पूछ दिया, क्या चीज बोल दिया यहाँ पर, सॉल्यूट, कि हम लोग को W/W परसेंटेज निकालना किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है ऊपर हो जाता है वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या हो जाता है, वेट ऑफ सॉल्यूट। एक बार हम थोड़ा अच्छा से लिखते चले जाते हैं ताकि आगे चल करके कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे रहेगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हम लोग को सिर्फ फ्रैक्शन निकला, हम लोग को निकालना क्या चाहिए, परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया इसका क्या चाहिए, फॉर्मूला। इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या चाहिए, तो यहाँ पे देखो वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट को हम लोग पूरा वेट ना लिख करके इसको शॉर्ट में लिखेंगे सिर्फ क्या चाहिए, W, और क्या लिखेंगे, T। कभी भी लिखेंगे इस प्रकार से WT तो तुरंत समझ आना मास की बात कर रहा है या फिर किसका बात कर रहा है, वेट का। अब यहाँ पे देखो ये तो वेट तो दिखा दिया, लेकिन वेट किसका, सॉल्यूट का। और अभी कुछ समय पहले बताया कि यहाँ पे 2 चीज से डिनोट करेंगे, सॉल्यूट को किससे, B से, और सॉल्वेंट को A से। तो यहाँ पे इसका नीचे सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे B। क्या लिख देंगे, B। इसी से समझ में आ जाएगा जो वेट है वो किसका है, सॉल्यूट का। तो इतना लिखने से क्या बच गए ना, तो टाइम बचेगा हम लोग का। फिर नीचे देखो, नीचे है वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे WT, मतलब क्या चीज, वेट, और सॉल्यूशन को बोले थे कि SOLN लिखेंगे, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे इनटू में क्या चीज, 100। अब देखो होता क्या है, होता यही है कि कभी भी हम लोग को जब क्वेश्चंस में रहेगा तो डायरेक्टली वो वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं देता है, वहां पर सॉल्यूट का मास दे देगा और किसका दे देगा, सॉल्वेंट का। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि सर कभी भी हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं, क्या चीज बना रहे हैं, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कैसे बन रहा है सर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से बन रहा है। तो अगर हम लोग मान के चलो ये जो बीकर था इसको जब वजन करेंगे तो वजन करने के बाद मान के चलो यहाँ पर 100 ग्राम आया, कितना आया, 100 ग्राम। तो ये 100 ग्राम कब आया होगा, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जोड़ेंगे तब आएगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे सॉल्यूट होगा 20 ग्राम और सॉल्वेंट होगा 80 ग्राम, ऐसा होगा। तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। तो कभी भी अगर हम लोग को वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद वही वैल्यू आएगा जो सॉल्यूशन का क्या होना चाहिए था, वेट। तो हम लोग यहां से समझ जाते हैं कि सर कभी भी इसका वेट निकालने बोले सॉल्यूशन का तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट को जोड़ेंगे तो वही वैल्यू क्या होता है, निकल जाता है। कभी मान के चलो हम लोग को सॉल्वेंट की जरूरत पड़ रहा है, किसका जरूरत पड़ रहा है, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का मास हम लोग को जरूरत पड़ रहा था और सॉल्वेंट का दिया ही नहीं है, लेकिन हम लोग को दिया हुआ है सॉल्यूट का और दिया हुआ है किसका, सॉल्यूशन का। अब निकालना किसका है, सॉल्वेंट का। तो सर हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन तभी निकलता है जब A + B करते हैं। अभी निकालना किसको है, A को। तो लिखेंगे सर A बराबर सॉल्यूशन और माइनस क्या चीज, B। क्या निकल जाएगा, अच्छा टाइम की बात करो, चलो हो जाएगा। क्या समझ में आ गया ये चीज, फॉर्मूला। तो देखो अभी इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, क्या चीज, तो ऊपर हो जाएगा सर वेट ऑफ क्या चीज, सॉल्यूट, और नीचे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट और प्लस में क्या चीज, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और इनटू में कितना, 100। कोई दिक्कत, ये हो गया इसका क्या चाहिए, फॉर्मूला। चलो इसको लिख लो। उसके बाद जो भी हम लोग को कंसेप्ट है जैसे कि मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इससे रिलेटेड सवाल भी करेंगे, लेकिन आज तो संभव नहीं है क्योंकि इसमें और कुछ भी हम लोग को बताने की जरूरत है। चलो पिछले क्लास में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे।
उसमें से सबसे पहले देखे थे हम लोग कि बेसिक टर्म्स इसके बारे में कि क्या होता है सॉल्यूशन, कितने टाइप का होता है सॉल्यूशन। उसके बाद देखे थे इसका सिलेबस, कि सिलेबस में आखिर हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो हम लोग देखे थे उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में बस हम लोग सिर्फ जानना था कि सॉल्यूशन किसको बोलेंगे। कोई अगर पूछ देता है कि सॉल्यूशन को डिफाइन करो तो उसके लिए क्या करते हैं, तो सर हम लोग जानते हैं कि दो या दो से अधिक चीज़ों का क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। लेकिन वहाँ पे जो हम लोग को मिक्सचर होना चाहिए उसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या होना चाहिए कि वो हम लोग का होमोजीनियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, हर जगह एक समान दिखाई देना या फिर हर जगह एक समान होना। तो यहाँ पे हर जगह एक समान होना, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे कंसंट्रेशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, कंसंट्रेशन के बेसिस पे। उसके बाद हम लोग देखे थे कि जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन किससे किससे मिलकर के बनता है, तो सॉल्यूट और किससे, सॉल्वेंट से। तो ए जो हम लोग डिनोट करते हैं वो किसके लिए करते हैं, सॉल्वेंट के लिए। उसी प्रकार से बी को किससे डिनोट करते हैं, सॉल्यूट के लिए। कोई दिक्कत। उसके बाद बोले थे कि अगर यदि हम लोग को वेट की जरूरत पड़ेगा तो सॉल्यूशन का वेट वही होता है जितना वेट किसका होता है, सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का। तो ये सारा कुछ हम लोग देखे थे बेसिक टर्म्स में। फिर हम लोग देखे थे क्लासिफिकेशन ऑफ किसका, सॉल्यूशन। तो देखे थे 3 बेसिस पे। कितना बेसिस पे, 3 बेसिस पे। सबसे पहला हम लोग देखे थे नंबर ऑफ कंपोनेंट। किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे देखे थे, तो जिसमें अगर मान के चलो 2 सब्सटेंस को मिक्स करके हम लोग को सॉल्यूशन बनाया गया, तो वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलते थे, बाइनरी सॉल्यूशन। अगर 3 रहा तो टर्नरी, 4 रहा तो क्वाटरनरी। लेकिन हम लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ जिसमें 2 कंपोनेंट रहे, जिसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्लियर यहां तक। उसके बाद दूसरा जो हम लोग देखे थे वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बेसिस पे देखे थे। अगर वहां पे वाटर प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। यहां पे मैक्सिमम चांसेस रहेगा, देखोगे 90% हम लोग को दिखेगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसमें एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ रहेगा। क्या रहेगा, एक्वस सॉल्यूशन। अगर कभी भी हम लोग को क्वेश्चंस में दिख गया कि वहां पे एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा है, इसका मतलब साफ साफ हम लोग जान जाएंगे कि जो वहां पे सॉल्वेंट जो है, क्या चाहिए, सॉल्वेंट, वो क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे। उसके बाद हम लोग देखे थे जिसमें पानी अवेलेबल नहीं होगा तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये हम लोग दूसरा भी क्लासिफिकेशन उसका देख लिए थे। उसके बाद हम लोग तीसरा जब देखने गए तो यहाँ पे देख रहे थे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे, कि सॉल्यूट जो हम लोग लेने वाले हैं वो किस स्टेट में हम लोग को पाया जा रहा है, वो हम लोग को सॉलिड में है कि लिक्विड में है कि गैस में है। तो इसका हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे थे। बाकी अगर और भी एग्जाम्पल के देखोगे तो एनसीईआरटी बुक को खोल लेना। किसको खोल लेना, एनसीईआरटी बुक में। तो वहां पे जिस तरह से हम चार्ट बनाए थे उसी प्रकार से वहां पे चार्ट बना हुआ है और हर एक के लिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है। जैसे कि अगर मान के चलो इधर हम लोग लिए सॉलिड, क्या चलिए, सॉलिड, और इधर भी हम लोग क्या लिए, सॉलिड। तो अगर इस प्रकार का एग्जाम्पल देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल कुछ होगा, सॉलिड इन सॉलिड जो हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे तो इसका कुछ एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा ना। तो उस एग्जाम्पल को क्या लेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारा कुछ यहाँ पे लिखा होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके देख लेंगे। कभी अगर मान के चलो 1 नंबर का सवाल पूछेगा तो देख लेंगे, हालांकि जल्दी पूछता नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख लिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टर्म था वो क्या जानना था, कंसंट्रेशन टर्म, जो कि सिलेबस किसका है, ये 11th का। लेकिन फिर भी हम लोग को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि 12 का जो मेन सिलेबस है वो है हम लोग का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या है हम लोग के पास, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसको पढ़ने से पहले हम लोग को किसका ध्यान रखना पड़ेगा, कंसंट्रेशन टर्म, क्योंकि उसी को यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। मोलैरिटी रहेगा, मोलैलिटी रहेगा, ये सारा कुछ, ठीक है। और रहा बात कंसंट्रेशन टर्म, तो यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं, कभी कभी 3 मार्क्स में, कभी कभी 1 मार्क्स में। क्लियर है। लेकिन मैक्सिमम चांसेस रहता है ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछने का। कभी कभी इसका डेफिनेशन वगैरह भी लिखने के लिए दे देता है। तो हम लोग पिछले क्लास में ही शुरू कर चुके थे कंसंट्रेशन टर्म। तो कंसंट्रेशन टर्म आखिर होता क्या है, तो हम लोग देखे थे सर ये एक तरह से मेजरमेंट करने का तरीका है। क्या चीज करने का है, मेजरमेंट करने का तरीका, कि कोई भी सॉल्यूशन जब हम लोग बनाते हैं तो उस सॉल्यूशन में कितना अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्यूट का या फिर कितना प्रेजेंट है सॉल्वेंट का। तो किसी भी चीज का क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उस सॉल्यूशन में, गिवन सॉल्यूशन में या फिर गिवन सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसकी सांद्रता को नापने के लिए उसका कितना वहां पे मौजूद है अमाउंट, उसको पता करने के लिए जो कंसंट्रेशन टर्म का यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग को कितना टर्म्स बनाया गया है, 9 टाइप का। जिसमें से पहला जो है वो है हम लोग का क्या चाहिए, W/W परसेंटेज। फिर आगे चलेंगे तो W/V परसेंटेज, फिर हम लोग चलेंगे V/V परसेंटेज। इसी प्रकार से हम लोग को और आगे
है। क्लियर है? तो हम लोग सबसे पहला देखने जा रहे हैं, वो क्या देखने जा रहे हैं? मास परसेंटेज। क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं? मास परसेंटेज, या फिर उसी को बोलते हैं मास बाय मास परसेंटेज। इसको डिनोट करते हैं कैसा? W बाय W परसेंटेज। देखो यहां पर क्या है? मास, और यहां पर भी क्या है? मास। तो मास को हम लोग वजन में नापते हैं, इसका मतलब इसका वेट होगा, और इसका भी क्या होगा? वेट। तो इसलिए वेट को हम लोग किससे दिखा रहे हैं? W से। अगर मान के चलो हम लोग को रहता है ऐसा कि यहां पे रह गया मास और बाई, और यहां पे क्या लिखा रहता है? वॉल्यूम। तो अभी देखो एक वो मास है और एक क्या है? वॉल्यूम। तो इसके लिए क्या दिखाएंगे? W, और इसके लिए क्या दिखाएंगे? V। क्या बात समझ में आ रहा है? अगर फिर बोलता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो दोनों हम लोग को क्या है? वॉल्यूम वॉल्यूम, मतलब दोनों को किससे दिखाएंगे? V और V से दिखाएंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग धीरे धीरे सारा कंसंट्रेशन टर्म को समझ जाएंगे। सबसे पहले भी बात कर लेते हैं, इसका हम डिफिनेशन भी शायद पिछले क्लास में लिखवा चुके थे कि क्या होता है मास बाई मास परसेंटेज। तो हम लोग इसका लिखे थे क्या चीज? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in या फिर dissolve in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास बाय मास परसेंटेज। लिखने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि पहले भी हम लिखवा चुके थे। रहा बात इसका फॉर्मूला, तब फॉर्मूला क्या होता था? इसको डिनोट करते हैं W बाय W परसेंटेज से। तो इसका फॉर्मूला जो होता है ना सर, ऊपर होता है वेट ऑफ। अगर अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगा कि मास परसेंटेज किसका निकाल रहे हैं, अगर यदि हम लोग निकाल रहे हैं सॉल्यूट का, किसका निकाल रहे हैं? सॉल्यूट का, तो ऊपर किसका होगा? वेट सॉल्यूट का होगा, और नीचे वेट किसका होगा? सॉल्यूशन का। किसका होगा? सॉल्यूशन का। क्योंकि हम लोग परसेंटेज निकाल रहे थे, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते थे? 100 से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत? तो ये होता था हम लोग को मेन फॉर्मूला। अब इसी के माध्यम से हम लोग को बहुत सारा क्या बनेगा? क्वेश्चंस बनेगा। तो एक एक करके हम लोग सभी का क्वेश्चंस को देखते हैं। क्लियर है? जैसे कि हम यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। अगर तुम लोग के सामने ये क्वेश्चंस बोल दिया जाए कि मान के चलो 20 ग्राम NaOH, क्या चीज बोल दिया? 20 ग्राम NaOH is dissolved in 100 ग्राम, या फिर यहां पे 200 ले लेते हैं। चलो यहां पे ले लेते हैं 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देन कैलकुलेट W बाई W परसेंटेज ऑफ NaOH। कैसे भी इसको कैलकुलेट करेंगे? इसी प्रकार का नॉर्मल क्वेश्चंस हम लोग को दिखाई देता है, और यहीं से हम लोग को क्वेश्चंस भी पूछते रहता है जैक बोर्ड में। ठीक है? चाहे आगे भी पढ़ोगे तो वहां पर भी ऐसा ही हम लोग को यूज होता है। देखो सबसे पहले क्वेश्चंस को समझते हैं। बोला है कि 20 ग्राम किसका? NaOH को डिसॉल्व किया जा रहा है किसमें? 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब सर यहां पे अगर ग्राम वगैरह में दिया है तो इसका मतलब तुरंत उसका यूनिट से ही पहचान लेंगे कि किसका दिया है? वॉल्यूम दिया है का? नहीं, क्या चीज दिया है? इसका वेट दिया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन डाटा। जब भी इसका हम लोग सॉल्यूशन करने जाएंगे तो हम लोग देखो क्या लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन, क्या क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पे सर दिया हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूट। किसका दिया है? वेट ऑफ सॉल्यूट, या फिर वेट ऑफ NaOH। कितना दिया हुआ है हम लोग को? 20 ग्राम। अच्छा, बहुत लोग ये भी नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट होगा, या फिर कौन सा सॉल्यूशन होगा। क्योंकि अगर मेन चीज यही चीज पहचानना नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन तो हम लोग को बनने वाला है नहीं। तो सबसे पहले ध्यान में देखना, जैसे मान के चलो कोई भी हम लोग यहाँ पे दो गो सब्सटेंस लेते हैं। ठीक है? अब मान के चलो ये है A और ये है क्या चीज? B। अगर मान के चलो B को इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, किसमें? A में। तो जिसको जिसमें डिसॉल्व करते हैं, जो जाकर के डिसॉल्व हो रहा है, इसी को बोलते हैं सॉल्यूट। उसी को क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और जिसमें जा करके डिसॉल्व हो रहा है या फिर जो डिसॉल्व कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्वेंट बोलते हैं। क्लियर है? बाकी अगर सॉल्यूशन की बात करेगा तो वो पूरा हूबहू लिखा हुआ रहेगा क्या चीज? सॉल्यूशन। क्या चीज लिखा हुआ रहेगा? सॉल्यूशन। तो हम लोग को देखो सॉल्यूट को दोनों जगह मिला सकते हैं, या फिर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में या फिर सॉल्यूट को सॉल्यूशन में। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ लिख दिया क्या चीज? सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन नहीं लिखता और यहाँ पे बोल देता डिसॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, क्या बोल देता? वाटर। तो अगर किसी का कोई पार्टिकुलर नाम दे देता है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या रहेगा? सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूशन बोल रहा है तो वहां पे साफ साफ क्या लिख देगा? सॉल्यूशन। क्लियर है? क्या यहाँ पे हम लोग को क्या क्या बात किया? तो बोला सर जो NaOH है ना, इसको डिसॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, इसी को डिसॉल्व कर रहे हैं। और अभी भी देखे कि जिसको डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्वेंट कहलाता है?
क्या कहलाता है? सॉल्यूट। तो इसका मतलब सर ये जो NaOH है ना, ये कुछ नहीं, यही हम लोग को क्या कहलाएगा? सॉल्यूट कहलाएगा। अब इसको डिसॉल्व कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं? सॉल्यूशन में। किसमें कर रहे हैं? सॉल्यूशन में। इसका मतलब सर हम लोग को साफ साफ क्वेश्चन में पता चल गया कि जो वेट ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट को किसे दिखाते हैं? बी से। यहाँ पे पूरा सॉल्यूट लिखने की जरूरत नहीं है। तो वेट ऑफ जो सॉल्यूट है उसका कितना दिया है? 20 ग्राम। और सर अभी क्या हम लोग को वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है क्या? नहीं, सॉल्वेंट का तो कहीं बातें नहीं हुआ। किसका बात हुआ? सॉल्यूशन का। कितना दिया उसका वेट? 200। तो यहाँ पे लिखेंगे सर वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? यहाँ पे दिया हुआ 200 ग्राम। अब हम लोग को निकालना क्या है? तो आगे बोला देन कैलकुलेट W/W परसेंटेज ऑफ किसका? NaOH। अब बताओ NaOH क्या है? सॉल्यूट के सॉल्वेंट? सॉल्यूट। इसका मतलब सर हम लोग को यहाँ पे निकालना है W/W परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। क्या चीज निकालना है? सॉल्यूट। यहाँ पे NaOH भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट लेके चलेंगे। बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो सर अभी हम लोग देखें मास परसेंटेज में कि फॉर्मूला होता है W/W परसेंटेज इक्वल टू, तो जिसका निकालने बोलता है तो उसका वेट ऊपर और नीचे क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन का वेट। अरे इंटू कितने से करते हैं? 100 से। तो अभी भी वही फॉर्मूला हो जाएगा सर। यहाँ पे हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट या फिर वेट ऑफ NaOH, और नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन और इंटू 100। अब बताओ वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम। और नीचे बताओ कितना है? 200 और इंटू कितना? 100 से ये 2 बार में खत्म, और इसको करोगे कितना बार में? 10 बार में। बताओ 10 आ गया। चूंकि हम लोग परसेंट निकाल रहे थे, ये भी किसमें आया होगा? परसेंट में। तो इसका मतलब अगर यदि हम लोग 20 ग्राम को मिला रहे हैं 200 ग्राम सॉल्यूशन में, तो वहां पे अगर हम लोग देखना चाहेंगे कि सॉल्यूट उसमें कितना प्रेजेंट है परसेंटेज के तौर में, तो कितना परसेंट प्रेजेंट है? 10%। मतलब 90% क्या होगा? वाटर होगा। अगर कुछ नहीं बोला है तो मतलब वाटर ही हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है किसको? वाटर को। अगर कभी भी सॉल्वेंट का बात नहीं कर रहा है और अगर हम लोग को जानना है कि वहां पे क्या होगा सॉल्वेंट, हमेशा किसको एज्यूम करेंगे? वाटर को। तो हम लोग जान गए, छोड़ो वाटर नहीं है, लेकिन उसको सॉल्वेंट तो बोल सकते हैं ना। वाटर नहीं होगा, कुछ और होगा। तो इसका मतलब से 10% हम लोग को क्या है इस सॉल्यूशन में? सॉल्यूट। तो 90% क्या होगा? वाटर होगा। वाटर या फिर सॉल्वेंट बोलो, कोई दिक्कत? तो क्या इस प्रकार से क्वेश्चन अगर दिया रहेगा, इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन दे करके क्या क्वेश्चन बन जाएगा? अगर क्वेश्चन बन जाएगा तो ऊपर वाला तो मिटा देते हैं, क्योंकि ये तो हम लोग पहले लिखे हुए थे। तो एक क्वेश्चन फिर से दे देते हैं, उसको बना करके दिखाओ। निकालो इसको, बनाने दे लो सबको। देखो ये क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बोला है 10 ग्राम NaOH को डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें? 40 ग्राम ऑफ वाटर। देखो किसी भी सब्सटेंस का यहाँ पे नाम रख दिया है, क्या चीज लिखा हुआ है? वाटर। क्या सॉल्यूशन लिखा हुआ है क्या? अगर सॉल्यूशन नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब सर यहाँ पे किसी और चीज का वैल्यू दिया हुआ है। किसका वैल्यू दिया हुआ है? तो सर यहाँ पे देख रहे हैं 10 ग्राम NaOH को डिसॉल्व कर रहे हैं। किस में डिसॉल्व कर रहे हैं? पानी में। मतलब जिसको डिसॉल्व करते हैं वो क्या कहलाता है? सॉल्यूट। इसका मतलब सर ये जो NaOH है ये हम लोग को क्या है? सॉल्यूट। ठीक है। किस में डिसॉल्व कर रहे हैं? पानी में। किस में कर रहे हैं? पानी में। क्या यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हुआ है क्या? नहीं। तो अगर कुछ भी लिखा है और उसी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो यही हम लोग को क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। क्या पकड़ना सीख गए हो क्वेश्चन में? अब आगे बोला है कि कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ किसका? NaOH का। तो हम लोग जो जो इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है डायरेक्टली लिख लेते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करने के लिए जाएंगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वेट ऑफ किसका? सॉल्यूट का। सॉल्यूट को 20 से दिखाते हैं। सॉल्यूट का वेट कितना दिया है? 10 ग्राम। उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसका कितना दिया हुआ है? 40 ग्राम।
अब हम लोग को निकालना क्या है, मास परसेंटेज, W/W परसेंटेज ऑफ बी लिखो या फिर यहाँ पे क्या लिख दो, सॉल्यूट, इसी को निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो सर यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट होता है, नीचे क्या होता है हमेशा, वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है, और इसको इंटू कितना से करते हैं, 100 से। अब देखो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10। क्या वेट ऑफ सॉल्यूशन कहीं दिखा, नहीं, लेकिन एक बात तो हम बोले थे कि जब भी अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत पड़े और नहीं दिया है, अगर उसके जगह में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिया है, अरे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ने से ही तो सॉल्यूशन बनता है। तो जितना वेट होगा हम लोग को सॉल्यूट का, जितना वेट होगा सॉल्वेंट का, वो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 10 और प्लस में कितना 40 और इंटू में कितना 100। अब ऐसा नहीं कि 10 से 10 काट मत देना, जब भी जोड़ में रहता है ऐसे कटता है क्या, नहीं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 10 और नीचे कितना हो जाएगा 50 और इंटू में कितना 100, ये कितना 2, तो ये कितना हो गया 20%। क्या समझ में आ गया, क्या इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाएगा। चलो इसको लिख लो, बाकी हम और भी क्वेश्चन देते हैं। देखो एक कंसेप्ट हम लोग को जानना पड़ता है डेंसिटी का, किसका देखना पड़ता है, डेंसिटी का। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं डेंसिटी आखिर होता क्या है। तो देखो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे थे, क्लास 8 में भी आया था, क्लास 9th में भी आया था, ज़्यादा तो हम लोग यूज किए थे क्लास 9th में, ठीक है। तो जैसे हम लोग डेंसिटी बराबर जानते हैं फॉर्मूला, डेंसिटी बराबर क्या होता है, ऊपर होता है सर मास, जिसका भी निकालना है डेंसिटी उसका मास रख लीजिए, नीचे क्या हो जाता है वॉल्यूम। क्या क्लियर है। अब देखो होगा क्या, हम लोग जब मास परसेंटेज ये सब का बात कर रहे हैं तो सर जब भी मास परसेंटेज बोलते हैं तो नीचे हम लोग को वेट ऑफ किसका चाहिए, सॉल्यूशन, किसका चाहिए, सॉल्यूशन, और ऊपर क्या चाहिए, वेट ऑफ जिसका भी पूछेगा, सॉल्यूट बोला तो सॉल्यूट, सॉल्वेंट बोला तो सॉल्वेंट। तो यहां पर देखो हम लोग को क्या चीज दिया हुआ है, 20 ग्राम NaOH है, जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें, 500 ml सॉल्यूशन में। अब देखो सॉल्यूशन का क्या चीज दिया है, क्या वेट दिया है का, क्योंकि सर वेट वगैरह को हम लोग जब मेजर करते हैं तो उसको या फिर ग्राम में या फिर मिलीग्राम में या फिर केजी वगैरह इस सब में यूज करते हैं, मतलब एटलीस्ट उसमें तो ग्राम तो रहता ही है, अरे यही ना रहता है। लेकिन सर यहाँ पे हम लोग को ग्राम तो दिखा ही नहीं, क्या चीज दिख गया, ml, L का मतलब क्या होता है, लीटर, और लीटर मतलब सर इस क्या चीज दिया हुआ है, वॉल्यूम। इसका मतलब सर हम लोग उसका वेट ना दे करके क्या चीज दे दिया है, वॉल्यूम। तो हम लोग अगर यहाँ पे गिवन डाटा की बात भी अगर करें कि क्या क्या हम लोग को दिया हुआ है, ऊपर होगा, ऊपर या फिर कॉमर्स क्लासेस में देखिए, ठीक है। तो गिवन में देखो हम लोग का क्या चीज दिया हुआ है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है कितना, 20 ग्राम, कितना दिया हुआ है 20 ग्राम, और सॉल्यूशन का क्या डाटा दिया है, वॉल्यूम, क्या चीज दिया हुआ है, वॉल्यूम। अरे पकड़ पा रहे हो ना, ये वॉल्यूम है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे सर जो वॉल्यूम, वॉल्यूम को भी वो L से लिखेंगे, समझ जाओगे। तो ये देखो वॉल्यूम हम लोग को दिया है किसका, सॉल्यूशन का, कितना दिया हुआ है 500 ml, कोई दिक्कत। आगे देखो ये D दिया हुआ है, तो कभी भी क्वेश्चंस में स्मॉल लेटर D रहेगा, इसका मतलब होता है डेंसिटी। क्या होता है, डेंसिटी। बता डेंसिटी किसके बगल में लिखा हुआ है, सॉल्यूशन का, मतलब डेंसिटी किसका दिया है, सॉल्यूशन का, कितना दिया हुआ है। तो सर यहाँ पे जो डेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है ना, वो दिया है 1.2 ग्राम पर ml। क्या बात समझ में आ गया। अब आगे देखो क्या बोला है, एट 300 केल्विन टेम्परेचर, उस समय का कंडीशन बता दिया है कि उस समय जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा 300, हालांकि इसका जरूरत हम लोग को है नहीं। आगे बोला है कि देन कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ क्या चीज, NaOH। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है यहाँ पर कि W/W परसेंटेज किसका होगा, ऑफ NaOH, या फिर यहीं पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूट, यही तो निकालना है। अब सर जब इसका फॉर्मूला में पुट करने जाते हैं ना, तो हम लोग को क्या होता है, तो ऊपर हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या करते हैं 100। अब देखो वेट ऑफ सॉल्यूट तो दिख गया, क्या वेट ऑफ सॉल्यूशन कहीं भी दिखा, क्या नहीं दिखा। अब यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन को ही निकालने के लिए, अब देखो जब भी हम लोग को डेंसिटी देगा तो ये फॉर्मूला को हमेशा याद रखना पड़ेगा कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास, और अपॉन में क्या होता है, वॉल्यूम। अब देखो सॉल्यूशन के लिए क्या क्या दिया है, क्या डेंसिटी दिया हुआ है, क्या वॉल्यूम उसका दिया हुआ है, क्या हम लोग मास निकल जाएगा, और हम लोग को जरूरत किसका था, मास का ही जरूरत है। तो हम लोग जैसे यहाँ पे जाएंगे ना इस फॉर्मूला के माध्यम से, तो देखो डेंसिटी बराबर, अच्छा चलो मास बराबर इसको लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे सर, मास बराबर इसको उधर भेजेंगे तो किस में चल जाएगा, मल्टीप्लाई में, मतलब सर डेंसिटी और इनटू में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, तो सर हम लोग मास निकाल रहे हैं, जब उसका वेट निकाल रहे हैं किसका, सॉल्यूशन का, तो इसका फॉर्मूला जब बैठा रहे हैं तो डेंसिटी बराबर कितना दिया था 1.2, इसका यूनिट देखोगे तो यहाँ पर है ग्राम, और पर ml मतलब नीचे ml होगा,
अरे है ना होगा। अब इनटू कर रहे सर वॉल्यूम कितना दिया हुआ है सॉल्यूशन का 500 ml, तो यहाँ पे कितना पुट करेंगे 500 और ऊपर क्या चीज ml, ml से ml खत्म। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 12 25 60 हो जाएगा, फिर 2 को 0 और 1 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, टोटल कितना हो जाएगा 600 और ये कितना हो जाएगा ग्राम में, क्योंकि बचा क्या था ग्राम। कोई दिक्कत? अब अगर वेट निकल गया तो क्या वेट को पुट कर देंगे और आराम से अभी यहाँ से निकल जाएगा। सर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना था 20, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल गया 600 और इनटू कितना करोगे 100 से 100 खत्म। इसको जैसे करोगे कितना हो जाएगा 3.333 ऐसे चलते जाएगा, तो इतना हम लोग को क्या हो गया परसेंटेज। कोई दिक्कत? क्या इस प्रकार का कभी भी डेंसिटी से रिलेटेड सवाल आएगा क्या बना दोगे? समझ में आया? चलो इसको एक बार उतार लो। देखो अभी इस प्रकार का भी क्वेश्चंस हम लोग को दिखाई देगा। अब ये जो क्वेश्चंस है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है? क्योंकि जब डीपीपी पे वगैरह भी हम जब शेयर करेंगे तो वहां पर भी इस प्रकार का क्वेश्चंस हम लोग को दिखाई देगा, ठीक है? सबसे पहले देखते हैं क्या बोला है। तो सर यहाँ पे बोला है कि जो NaOH है और क्या है वाटर, वो प्रेजेंट है कहाँ पे, एक कंटेनर में। कहाँ पे प्रेजेंट है? एक कंटेनर। कहने का मतलब एक वो कंटेनर बना हुआ होगा, इसी में प्रेजेंट है क्या चीज वाटर भी, और क्या प्रेजेंट है हम लोग का NaOH भी। क्या प्रेजेंट है NaOH। आगे बोला है NaOH एंड वाटर प्रेजेंट इन अ कंटेनर टू रेशियो कितना 3 मास रेशियो, तो यहाँ पे लिखना चाहिए था बाई मास रेशियो, ठीक है? तो देखो यहाँ पे जो इन लोग प्रेजेंट है और वो कितना प्रेजेंट है वो किसके रेशियो के अनुसार बता दिया है, मास के रेशियो के बराबर। किसके अनुसार? मास के रेशियो के अनुसार। इसका मतलब अगर पहले वाला जो लिखा है 2 वो किसका रेशियो वाला होगा NaOH का, और जो लास्ट में है वो किसका होगा वाटर का। इसका कहने मतलब है कि किसका रेशियो बोला है मास का। किसका बोला है मास का। इसका मतलब सर जो वेट होगा ना NaOH का, किसका होगा NaOH का, और यहाँ पर जो वेट होगा ना सर किसका वाटर का, ये दोनों का जो रेशियो हो रहा है मास का वो कितना हो रहा है 2। क्या बात समझ में आया? ये कैसे लिखते हैं सो? तो हम लोग को सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और आगे कैलकुलेट करना है क्या चाहिए मास परसेंटेज किसका NaOH का। इसका मतलब सर यहाँ पे W/W परसेंटेज हम लोग को निकालना है ऑफ NaOH। यहाँ नहीं है तो NaOH का हम लोग को मास परसेंटेज निकालना है। अब बताओ इसका जैसे हम लोग फॉर्मूला लिखने जाएंगे तो हम लोग तो जान रहे हैं क्या होता है, ऊपर होता है सर वेट ऑफ किसका सॉल्यूट लिखेंगे। अगर NaOH लिखना है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे NaOH। देखो दोनों तरीका बता रहे हैं, ठीक है? कोई ऐसा अप्लाई करेगा ऐसे भी करना, या फिर A भी लेकर के चलोगे तो वैसे भी। और नीचे क्या लिखोगे वेट ऑफ क्या चीज सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे सॉल्यूशन का कहीं बात किया नहीं तो हम लोग जान ही रहे कि वेट ऑफ सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट करना पड़ेगा, तो क्यों हम लोग यहाँ पे लिख ही लेते हैं कि NaOH और प्लस में क्या करना पड़ जाएगा वेट ऑफ वाटर। इतना समझ में आता ही है। अरे इनटू क्या करेंगे हम लोग 100। अब खोजते हैं क्या क्या हम लोग को दिया हुआ है क्या क्या नहीं दिया हुआ है। तो अब देखो ये जब भी हम लोग को यहाँ पे एक कंसेप्ट तुम लोग को लिखवाने वाले हैं, ये कंसेप्ट को हमेशा याद रखना। जैसे अधिकांश लोग क्या करते हैं कि अभी देखो वेट ऑफ NaOH कितना लेकर के चलेगा 2, वेट ऑफ H2O कितना लेकर चलेगा 3। अभी तुम लोग क्या मानोगे तो सर वेट ऑफ जो NaOH है ना उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, मतलब कि 2 कितना दिया हुआ है 2 ग्राम। तो ये जो अगर इस प्रकार से हम लोग ले लेते हैं तो वो 100% सही नहीं है। इसलिए कभी भी अगर हम लोग को रेशियो रहता है तो यहाँ पे रेशियो में जो वैल्यू रहता है वो फिक्स उसका वैल्यू रहता नहीं है। अगर मान के चलो वेट ऑफ NaOH हम लोग का रहा करता, जैसे मान के चलो वेट ऑफ B और नीचे है वेट ऑफ A, और अगर इसको मान के चलो हम लोग ऐसा रहता यहाँ पे 4 और नीचे रहता 6, कितना रहता 4 और 6। अगर इसको डिवाइड करोगे कितना आ गया 2/3। अभी आया कितना 2/3। क्या स्टार्टिंग में वही था क्या? वही था क्या? नहीं। इसको और भी हम लोग कर सकते हैं। अगर मान के चलो इसका वेट जो है वो हम लोग को 12 और यहाँ पे है 18। क्लियर है? मान के चलो वेट जो था हम लोग को किसका सॉल्यूट का वो कितना था 12, और वेट जो सॉल्वेंट का था वो कितना था 18। अब इसका रेशियो अगर निकालोगे तो इसको फिर काट छाट करोगे, कितना करोगे 4 कितना करोगे 6 दूना 12 और 6 तिया 18। तो यहाँ पे कितना लिखोगे 2:3 रेशियो। अरे यही ना आया? अभी देखो आया कितना 2:3। क्या स्टार्टिंग में वही था क्या?
इसका मतलब सर अगर कभी भी हम लोग को रेशियो का वैल्यू दिया रहे ना तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि उसका जो वेट रहा होगा वो दुबे रहा होगा, 2 की जगह में कुछ और रहा होगा। तो सर अगर यदि हम लोग यहाँ पे वेट की जरूरत है NaOH का तो क्या हम लोग यहाँ पे 2 ले कि नहीं ले, तो इसमें तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए 2 कंडीशन अप्लाई होता है, वो दोनों कंडीशन को फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहला कंडीशन कि अगर कुछ भी नहीं बोला है भैया तो इसको पूरा फिक्स वैल्यू तो ले नहीं सकते, लेकिन इसका वैल्यू तब हम लोग यूज कर सकते हैं जैसे यहाँ पे यूज करना है क्या, वेट ऑफ NaOH। हम लोग लेना चाह रहे थे कितना, 2, लेकिन क्या इसका 2 फिक्स होगा क्या, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि रेशियो तो कुछ भी हो सकता है ना। तो अब यहाँ पे इसको सर लेंगे कि नहीं लेंगे, तो इसको तब लेंगे जब हम लोग को रेशियो दिया रहेगा और फिर से क्या पूछा रहेगा, रेशियो। इसके लिए एक कंसेप्ट लिखाने जा रहे हैं, ये कंसेप्ट को एक जगह नोट लिख करके लिख लेना कि कभी भी जब हम लोग रेशियो का वैल्यू दिया रहता है, कभी भी रेशियो का वैल्यू, हाँ लिखना है, रेशियो का वैल्यू या फिर रेशियो को, कभी भी रेशियो को फिक्स वैल्यू तभी मानेंगे जब फिर से क्वेश्चंस में रेशियो ही पूछा जाए। देखो कंसेप्ट समझ में आया कि सर जब भी हम लोग को रेशियो में इसी प्रकार से और भी आगे कहानी कुछ हो सकता है। तो ये जो रेशियो का वैल्यू रहता है ना, इसको फिक्स वैल्यू तभी हम लोग मान के चलेंगे जब रेशियो दिया था, क्वेश्चन में रेशियो दिया था, लेकिन फिर से क्वेश्चन में क्या पूछ दे, रेशियो पूछ दे। अगर रेशियो पूछ दे रहा है फिर से, तभी ये रेशियो का एब्सोल्यूट वैल्यू मान सकते हैं, उसका फिक्स वैल्यू को हम लोग मान सकते हैं। अगर रेशियो दिया था और रेशियो नहीं पूछ रहा है तो उस कंडीशन पे इसको फिक्स वैल्यू मानना नहीं है। जैसे मान के चलो हम लोग को डायरेक्टली इसी तरह का रेशियो दे दिया था और पूछ देता कि बताओ जो वेट ऑफ सॉल्यूट होगा वो कितना होगा, आंख बंद करके 2 ग्राम जो लिखेगा उसका क्या हो जाएगा, गलत। क्या ये रेशियो पूछा का, रेशियो तो नहीं पूछा। लेकिन वही जब किसी चीज का रेशियो पूछता है ना तो उस समय हाँ इन लोग का जो डाटा है उसको एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर के हम लोग चल सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग को निकालने क्या बोला था, मास परसेंटेज। क्या बोला था, मास परसेंटेज। अरे मास परसेंटेज में भी देख रहा है किसी को किसी दूसरे चीज से क्या कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड कर रहे हैं। क्या चीज कर रहे हैं, डिवाइड। और हम लोग रेशियो क्या चीज बोलते हैं, सर रेशियो तभी बोलते हैं जब ए को बी से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, मतलब किसी चीज को किसी चीज दूसरे चीज से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इससे जो भी वैल्यू आता है वही हम लोग को क्या कहलाता है, रेशियो। अरे रेशियो यही ना होता है, बात तो समझ रहे हो। तो उसी प्रकार से जब यहाँ पे मास परसेंटेज निकाल रहे हैं, क्या यहाँ पर भी एक तरह से रेशियो ही निकाल रहे हैं, किसके किसके बीच में, तो मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन के बीच में। अरे निकाल रहे कि नहीं निकाल रहे, तो ये भी एक तरह का क्या है, रेशियो। तो कभी भी हम लोग को रेशियो दिया जाए और फिर से क्या पूछ दे, रेशियो, तो उसी कंडीशन पे जो इन लोग का वैल्यू रहेगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू, फिक्स वैल्यू मान के चलेंगे। लेकिन अगर डायरेक्टली तुमसे पूछ देता कि बताओ वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, तो कभी भी 3 ग्राम हम लोग बोलेंगे क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रेशियो पूछा था क्या, नहीं। तो इसी प्रकार हम लोग वहाँ पे फंसेंगे नहीं। फंसना कैसे नहीं है कि कभी भी अगर रेशियो रहेगा तो रेशियो को फिर से अगर रेशियो पूछा रहे तब हम लोग उस रेशियो का वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करके निकल जाएंगे। हाँ अभी मान के चलेंगे कि जो वेट है NaOH का वो कितना है, 2 ही है, और वेट जो सॉल्वेंट का है वो कितना है, 3 है। क्या बात समझ में आया। तो अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आगे देखो वेट ऑफ NaOH को कितना पुट करेंगे, 2। अरे पुट करोगे कि नहीं पुट करोगे। उसी प्रकार से नीचे देखो वेट ऑफ NaOH अभी भी कितना है, 2, प्लस वेट ऑफ वाटर कितना, 3। अरे इंटू कितना करोगे, 100। ऊपर देखो 2 और नीचे कितना, 5। अरे इंटू कितना, 100। यहाँ से काटोगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये पूरा पूरी कितना हो जाएगा, 40%। क्या बात समझ में आई, बात समझ में आया कैसे करना है। सो चलो इसको भी एक बार नोट कर लो, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म में। अब देखो नेक्स्ट जो हम लोग का कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब जैसे कि फिर से एक बार हम ड्रॉ कर देते हैं फिगर, उसी के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम लोग मास बाय मास परसेंटेज को समझे हुए थे। जैसे मान के चलो हम लोग को सॉल्यूशन बना हुआ है, क्या बना हुआ है, सॉल्यूशन। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि सर अगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो यहाँ पे जरूर सॉल्वेंट भी होगा,
क्या होगा, सॉल्यूट भी होगा। सर मिलने के बाद हम लोग को क्या बना होगा, सॉल्यूशन। अरे बना होगा यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। सो मान के चलो ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बना है तो इसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम भी होगा। अरे होगा कि नहीं, 1 लीटर होगा, 2 लीटर होगा, कुछ भी होगा, 10 लीटर होगा, एक हम लोग को मान के चलो बहुत सारा होगा। जैसे मान के चलो 100 लीटर भी अगर दे दिया, एक ड्राम वगैरह भर दिया या फिर टंकी वगैरह भर दिया, उसमें भी अगर हम लोग को सॉल्यूशन बनाया हुआ है, तो अगर क्वेश्चंस ये पूछ दे कि अगर यहाँ पे मान के चलो इतना लीटर सॉल्यूशन में या फिर इतना जो भी रहेगा, हालांकि यहाँ पे जो भी मेजर करते हैं परसेंटेज वाला में, चाहे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज या फिर मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, अगर वेट की बात करें तो किस में लेंगे, ग्राम में। किस में लेंगे, ग्राम में। अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो किस में लेंगे, ml में। तो अगर मान के चलो यहाँ पे जो भी बोलेगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का क्या रहेगा, वॉल्यूम, इस वाला वॉल्यूम में कितना हम लोग को ग्राम प्रेजेंट है, कौन, सॉल्यूट। कौन प्रेजेंट है, सॉल्यूट। कि मतलब इतना लीटर या फिर इतना ml सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है हम लोग को, कौन, सॉल्यूट। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए कि कितना प्रेजेंट होगा या फिर कितना परसेंट वहां पे प्रेजेंट होगा, इतना मान के चलो हम लोग को कुछ भी दे दे, 200 ml बोल दिया, कितना बोल दिया, 200 ml। तो 200 ml सॉल्यूशन में कितना परसेंट बाई मास, किसके अनुसार, बाई मास के अनुसार, अगर मान के चलो उसका कितना परसेंट वहां पे प्रेजेंट है, कौन, सॉल्यूट, इसको अगर हम लोग को डिटरमाइन करना है तो उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास क्या है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। कुल मिलाकर के बस इतना ही जानो कि जो वॉल्यूम होगा ना सर सॉल्यूशन का, वो कुछ भी हो सकता है। तो इस वॉल्यूम सॉल्यूशन में कि इतना ml या फिर इतना लीटर में कितना अमाउंट प्रेजेंट है किसका, सॉल्यूट का। लेकिन जो सॉल्यूट को पता कर रहे हैं वो किसमें, ग्राम में, मतलब उसका वजन नाप रहे हैं कि इतना वॉल्यूम में कितना ग्राम उसका सॉल्यूट प्रेजेंट है। इसको फाइंड आउट करने के लिए जो कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। देखो ध्यान से सुनो, मास बाई वॉल्यूम, अरे जो लास्ट में लिखा रहता है, जैसे अभी देख रहे थे मास बाई मास परसेंटेज, तो ये जो लास्ट वाला टर्म जो यूज रहता है ये रहता है सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए, सॉल्यूशन। और जो स्टार्टिंग का रहता है वो रहता है सॉल्यूट के लिए। किसके लिए रहता है, सॉल्यूट। तो अभी भी देखो ये हम लोग को वॉल्यूम, बताओ ये वॉल्यूम किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। और अभी भी समझा रहे थे उसी प्रकार से। और यहाँ पे देखो ये मास शुरू वाला किसके लिए रहता है, सॉल्यूट के लिए। और अभी यहाँ पे देखो सॉल्यूट बोल रहे हैं मास, मास का नहीं मतलब किस में, ग्राम में। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो अभी बोल रहे थे कि वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है इसका, 100 ml रहे, 50 ml रहे, 200 ml रहे, 1 लीटर रहे, 10 लीटर रहे। लेकिन जब इसको डिफाइन किया जाता है तो डिफाइन करने के लिए एक फिक्स क्वांटिटी लेता है। क्या लेता है, फिक्स क्वांटिटी। और यहाँ पे जो वॉल्यूम को लिया है वो लिया है कितना, 100 ml। हालांकि हम लोग निकाल सकते हैं चाहे कितना में भी, लेकिन उसको डिफाइन करने के लिए कितना लेता है, 100 ml। जैसे उसमें देखे थे कितना था, 100 ग्राम। कितना था, 100 ग्राम। तो उसी प्रकार से अभी लिया है 100 ml। तो देखो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, जैसे वहां पे हम लोग कर रहे थे किसका, मास बाई मास परसेंटेज का, उसी प्रकार से शॉर्टकट में इसको भी हम लोग डिफाइन करेंगे। देखो इसका डेफिनेशन कितना आसान रहेगा, सब एक दूसरे से कोरिलेट करेगा, एक जरा सा रटने की एकदम बात ही नहीं है। बहुत लोग रटता है। लिखेंगे द अमाउंट ऑफ, क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ, उसमें भी लिख रहे थे द अमाउंट ऑफ किसका, सॉल्यूट का। किसका बोल रहे हैं, सॉल्यूट का। लेकिन सर अमाउंट जो पता कर रहे हैं वो ग्राम में, किस में कर रहे हैं, ग्राम में। प्रेजेंट इन या फिर क्या लिखेंगे, डिसॉल्व इन, कितना में, जो अमाउंट होगा सॉल्यूट का ग्राम में, जो डिसॉल्व किया हुआ है कितना में, 100 ml सॉल्यूशन। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इन 100 ml ऑफ क्या चीज, सॉल्यूशन इज नोन एज मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखो इसको डिनोट कैसे करेंगे, डिनोटेड बाय या फिर रिप्रेजेंटेड बाय, जो भी लिखो, रिप्रेजेंटेड बाय कैसा। तो सर शुरू वाला मास है तो मास को किससे डिनोट करते हैं, W से। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग W बाई, ये क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम को किससे दिखाते हैं, V से, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, V। और परसेंटेज बोल रहे थे क्या चीज, परसेंटेज। कोई दिक्कत। अब देखो इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला जैसे हम लोग जाएंगे कि W बाई V परसेंटेज, जिसका भी निकालने बोले, अभी हम लोग अक्सर किसका निकालते हैं, सॉल्यूट का, ऑफ सॉल्यूट।
हालांकि सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं, लेकिन सॉल्यूट का ही हमेशा पूछा जाता है लगभग। तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर क्या चीज, अब बोलो यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम बोल रहा है, तो ऊपर क्या रहेगा वेट और नीचे क्या रहेगा वॉल्यूम, मतलब ऊपर किसका निकालने बोल रहा है सॉल्यूट, तो ऊपर क्या चलेंगे सॉल्यूट, लेकिन सॉल्यूट किस में वेट में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या चीज वेट ऑफ सॉल्यूट, और इसको जो लेंगे वो किस में लेंगे ग्राम में, और नीचे क्या लिखेंगे वेट लिखेंगे क्या नहीं, क्या लिखेंगे जैसे सर यहाँ पे वॉल्यूम है मतलब सॉल्यूशन किस में रहेगा वॉल्यूम में, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्या चीज सॉल्यूशन, और इसको किस में लेना है इन ml। अब ऐसा नहीं कि लीटर में दिया लीटर पुट कर देना, हमेशा याद रखना वॉल्यूम को किस में ml में, और जो वेट रहेगा उसमें किस में ग्राम में। अब परसेंटेज निकाल रहे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, यही हो गया हम लोग को क्या चाहिए फॉर्मूला। लीटर में अगर कन्वर्ट करना, हाँ लीटर रहेगा तो उसको कन्वर्ट कर लेना है किसमें ml में, लीटर में कभी भी पुट करना नहीं है। चलो इसको नोट कर लो। देखो अब हम लोग देखने जा रहे हैं थर्ड वाला। अब देखो थर्ड कुछ है नहीं, हम लोग जैसे मास परसेंटेज में भी लिखे थे सेम टाइप से हम लोग को लिखे थे सारा कुछ डिटो, उसी प्रकार से हम लोग देखें मास बाई वॉल्यूम, उसी प्रकार से जो थर्ड रहेगा देखो कुछ हम नहीं करेंगे सिर्फ मॉडिफाई करेंगे हल्का हल्का सा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे थर्ड नंबर। अब यहाँ पे जो मास बाई मास था ना इसको हम लोग मतलब मास बाई वॉल्यूम यहाँ पे क्या लिख देंगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, क्या लिखेंगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, बाकी सब कुछ सेम। ये हो जाएगा क्या चाहिए सॉल्यूट। अगर वॉल्यूम की बात करें सर यहाँ पे लीटर या फिर ml होगा, और जब भी यहाँ पे मेजर करते हैं किस में करते हैं ml में, और ये भी किस में रहेगा ml में। क्लियर है। अब देखो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, जब हम लोग मास को पता करते हैं तो उसमें लिखते हैं अमाउंट, क्या चीज पता करते हैं मास वगैरह इसका वेट वगैरह क्या लिखते हैं अमाउंट। अभी हम लोग को क्या चाहिए वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ, क्या चीज लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन किस में ml में, डिजॉल्व इन कितना में 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास बाय वॉल्यूम, नहीं इसको क्या बोलेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बता रटने की जरूरत है क्या। अब यहाँ पे देखो मास मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, अब देखो दोनों जगह क्या यूज हो रहा है वॉल्यूम वॉल्यूम, इसलिए इसी को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। क्या चीज सिर्फ बोल देते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे वहां पे शुरू में देखा होगा मास बाय मास परसेंटेज, और उसी को बोलते थे मास परसेंटेज, इसलिए क्योंकि दोनों जगह क्या यूज हो रहा था मास मास। उसी प्रकार से अभी क्या है वॉल्यूम वॉल्यूम, तो इसको क्या बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। बाकी यहाँ पे देखो इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे v बाई v से। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा v बाई v, सारा कुछ सेम, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा वॉल्यूम, यहाँ पर क्या हो जाएगा वॉल्यूम किसका सॉल्यूट, इसमें किस में ml में, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फिर किस में ml में। सारा कुछ हम लोग को सेम हो गया। बताओ कितना इजी है। अगर मास परसेंटेज को सीख गया, मास बाई वॉल्यूम आसान है, मास बाई वॉल्यूम तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कुछ है क्या, नहीं सारा कुछ बन गया। अब देखो इससे रिलेटेड सवाल बताएंगे। अब देखो कुछ पॉइंट के बारे में समझो जो हम लोग को पूरा न्यूमेरिकल में मदद करेगा, ठीक है। कंसेप्ट क्या है इसको पहले ध्यान से समझना। कभी भी है ना डायरेक्टली हम लोग को क्वेश्चंस में मिल जाएगा इस प्रकार से, यहाँ पर कुछ रहेगा जैसे मान के चलो x, क्या लिखा हुआ है x, इतना परसेंट बोल देगा कुछ भी मास परसेंटेज, या फिर बोल देगा वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर बोल देगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे मान के चलो इतना परसेंट बाय मास ऐसा लिख दिया है, ऑफ कुछ भी बोल देगा NaOH सॉल्यूशन, या फिर कुछ भी बोल देगा, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार का इंफॉर्मेशन सिर्फ हम लोग को दिखाई देगा। जैसे फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर लिखा है y, y की जगह कुछ भी वैल्यू रह सकता है, ठीक है। बोलेगा कि इतना परसेंट है बाय मास, या फिर ऐसे बोल देगा परसेंट W बाई V ऑफ कुछ भी बोल देगा, मान के चलो NaCl बोल दे सॉल्यूशन। उसी प्रकार से एक और ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं Z% बाई किसका, मान के चलो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ, फिर से ले लेते हैं NaOH सॉल्यूशन। इस प्रकार से हम लोग को दिखाई देगा डायरेक्टली क्वेश्चंस में, लेकिन इसी से हम लोग को बहुत सारे डाटा निकालना है, ठीक है। अब क्या डाटा निकलेगा सर, कैसे निकलेगा, इसी बात को समझ लेना, क्योंकि नहीं समझोगे तो आगे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि ये बहुत हम लोग को यूज करेगा। इसी का हम लोग मोलैलिटी में भी बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं।
सबसे पहले देखो कभी भी, जैसे देखो हम लोग अभी निकाल रहे थे मास परसेंटेज, क्या निकाल रहे थे? मास परसेंटेज। तो जब परसेंटेज निकालते थे इसी तरह से x% निकलता था कुछ भी। तो अगर मान के चलो क्वेश्चन में दे दे कि x% है किसके अनुसार? बाई मास, और कभी ये है तो मतलब समझ जाना मास बाई मास परसेंटेज बोल रहा है या फिर मास परसेंटेज बोल रहा है। लिख ही देते हैं इसको पूरा, आप समझ में आ जा रहा है? या फिर डायरेक्टली बाई मास बोलेगा तो समझ जाना W बाई W का ही बात कर रहा है। अगर बाई वॉल्यूम बोलेगा तो समझ जाना वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बोल रहा है। और कभी भी अगर इसका बात बोलेगा ना तो वो पूरा लिख देगा मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो अगर मान के चलो इस प्रकार का डाटा डायरेक्टली क्वेश्चन में हम लोग को दिखे तो इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोग चोरी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि जो भी ये परसेंटेज के तौर पर दिया रहेगा, जो भी डाटा यहाँ पर जो भी रहेगा, जैसे x है, यहाँ पर क्या है y, यहाँ पर क्या है z, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रहेगा। अब यहाँ पर समझो पहले इसका मतलब, हम लोग जानते हैं कि जो शुरू वाला रहता है सर वो किसके लिए रहता है? सॉल्यूट के लिए। किसके लिए रहता है? सॉल्यूट के लिए। और ये जो नीचे वाला रहता है ये किसके लिए रहता है? सॉल्यूशन के लिए। ये तो हम लोग समझ गए थे। उसी प्रकार से बताओ तो ये किसके लिए है? सॉल्यूट के लिए। और ये किसके लिए है? सॉल्यूशन के लिए। ये कैसा किसके लिए है? सॉल्यूट के लिए। और ये किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए। क्या इतना समझते हो? अब यहाँ पे समझना कि कभी भी ये परसेंटेज दिया रहेगा ये उसी का रहेगा जो हम लोग को सॉल्यूट रहेगा। फिर से समझो, यहाँ पर जो भी परसेंटेज के रूप में दिया रहेगा वैल्यू वो उसी का वैल्यू होगा जो क्या रहेगा? सॉल्यूट रहेगा। अब यहाँ पे सॉल्यूट का जो वैल्यू रहेगा वो किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अब सबसे पहले देखो ये जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट किस में ले रहे हैं? वॉल्यूम में कि वेट में? वेट में। अगर यहाँ पे पहले देख लेना कि किसके अनुसार उसको रिप्रेजेंट किया है, W बाई W, मतलब शुरू वाला क्या होता था? सॉल्यूट। और यहाँ पे जो भी परसेंटेज का वैल्यू दिया रहेगा वो सॉल्यूट के लिए रहता है। किसके लिए रहेगा? सॉल्यूट के लिए। तो अगर वो सॉल्यूट के लिए है तो x है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि सर ये है सॉल्यूट के लिए। किसके लिए है? सॉल्यूट के लिए। और इसका वैल्यू कितना है? x। कितना है? x। लेकिन सर ये x आखिर है क्या? तो हम लोग तुरंत देखेंगे कि यहाँ पे सॉल्यूट क्या चीज लिए हैं? वेट में। किस में लिए हैं? वेट में। मतलब ये जो सॉल्यूट का है वो क्या चीज दिया हुआ है? वेट। तो हम लोग यहाँ पे जो एज्यूम करेंगे वो डायरेक्टली बोल देंगे ये क्या चीज दिया हुआ है? वेट ऑफ सॉल्यूट। कितना? x। अगर वेट बोल रहा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ग्राम। क्या बात समझ में आ गया? मतलब देखो जब इस प्रकार का इंफॉर्मेशन रहेगा तो तुरंत देखेंगे कि यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा वो सॉल्यूट का वैल्यू रह जाएगा। अब वो सॉल्यूट का क्या वैल्यू है? वेट होगा कि वॉल्यूम? दो ही चीज हो ही सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है? वेट। अगर यहाँ पे वेट है तो ये x क्या हो जाएगा? उसका वेट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे बताओ तो सर y है तो इतना तो जानते हैं कि ये भी सॉल्यूट का होगा। किसका होगा? सॉल्यूट का। सर z भी होगा तो किसके लिए होगा? सॉल्यूट के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे ये सॉल्यूट बराबर यहाँ पे वैल्यू जो दिया है y और यहाँ पे कितना दिया हुआ है? z। लेकिन सर ये y है क्या? तो यहाँ पे देखो सॉल्यूट है क्या चीज? वेट। इसका मतलब ये जो y है वो वेट किसका दिया है? सॉल्यूट का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वेट ऑफ क्या चीज? सॉल्यूट। अब बताओ तो यहाँ पे क्या चीज दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया है। क्योंकि सर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं शुरू वाला क्या होता है? सॉल्यूट। और सॉल्यूट को किस में मेजर किया है? वॉल्यूम में। मतलब ये जो उसका वैल्यू दिया है वो क्या चीज का दिया है? वॉल्यूम का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या चीज? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अब बताओ अगर वेट है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम। और इसका क्या हो जाएगा? ml। क्या बात समझ में आ गया? तो इससे इतना इंफॉर्मेशन चोरी करना। उसके बाद जब भी इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन रहता है, अब यहाँ पे दो ही चीज का डिफाइन करते हैं, एक सॉल्यूट और एक किसका? क्या यहाँ पे सॉल्वेंट का बात हो रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे जब भी इस प्रकार का इंफॉर्मेशन रहेगा तो यहाँ पे हम लोग को सॉल्यूशन का भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। और जब भी परसेंटेज ये सब रहता है तो इसको 100 हमेशा मानते हैं। कितना मानते हैं? 100। क्या बात समझ में आया? उसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 100। कोई दिक्कत? यहाँ पर भी सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा? 100। अब हम लोग जान नहीं रहे सर कि वो 100 ml है कि 100 ग्राम है। तो उसको पता करने के लिए फिर देखेंगे सेकंड वाला किसका वैल्यू होता था? सॉल्यूशन। अब बता सॉल्यूशन को क्या चीज दिखा रहा है? W मतलब वेट। इसका मतलब सर यहाँ पे जो 100 लेंगे ना, अभी क्या चीज लेंगे? वेट लेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना? 100। अब बता यहाँ पे सॉल्यूशन को वेट में लेंगे कि वॉल्यूम में? वॉल्यूम में। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग 100 तो मान रहे हैं लेकिन ये क्या चीज लेंगे? वॉल्यूम। बात समझ में आया? उसी प्रकार से बताओ यहाँ पे सॉल्यूशन 100 तो लिए लेकिन अब क्या चाहिए? वॉल्यूम लेंगे। क्योंकि सर यहाँ पे सॉल्यूशन को किस में ले रहे हैं? वॉल्यूम में। तो ये भी हो जाएगा हम लोग को क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या बात समझ में आ गया? अगर तुम लोग समझ गए हो तो एक बार इतना बता ही दो कि अगर यहाँ पे लिखा है 20% बाई वॉल्यूम, तो बताओ इसमें क्या क्या तुम इंफॉर्मेशन चुरा सकते हो?
तो सर यहाँ पे बोलेंगे जैसे परसेंटेज बोल रहा है सर किसके अनुसार, वॉल्यूम के अनुसार। और वॉल्यूम अनुसार अगर बोल रहा है इसका मतलब साफ साफ है कि वो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बोल रहा है। सर इसका मतलब तो हम लोग समझ ही गए वी बाई क्या है, वी नहीं हो पूरा लिखा है फिर भी हम लोग समझ जा रहे हैं। तो इसका मतलब सर जो शुरू वाला होता है वो सॉल्यूट का होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, सॉल्यूट। और फिर किसका रहता है इन्फॉर्मेशन, सिर्फ सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूट को किस में ले रहे हैं, वॉल्यूम में, मतलब जो 20 है ना वो 20 वहाँ पे वॉल्यूम बन जाएगा किसका, सॉल्यूट का। मतलब इसका सर जो वॉल्यूम हो जाएगा ना, वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्यूट, वो कितना हो जाएगा 20 ml। और सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा 100। किस में ले रहे हैं, वॉल्यूम में, तो ये भी कितना हो जाएगा ml। समझ में आ गया, एक बार नोट कर लो।